So good evening, guys. Am I audible to all of you? Am I audible? Excellent. तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं ऑन डेटा साइंस. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस पहले से ही आ रहे हैं कि ये वेबिनार अपलोड होगा कि नहीं. यस, दिस वेबिनार विल बी अपलोडेड. बट अगर आप लाइव सुन सकते हैं तो लाइव अटेंड कीजिए प्लीज. तो लेट मी स्टार्ट विद द कंटेक्स्ट. बेसिकली आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पुट योर वीडियोस डाउन. वीडियोस ऑफ कर लीजिए अपना. ओके. सो नाउ हम सबको पता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है. उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन हुआ 2000 बिगिनिंग में. एंड नाउ सबसे बड़ा रेवोल्यूशन क्या होने वाला है? दैट इज बिग डेटा रेवोल्यूशन. सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, देन आईटी रेवोल्यूशन हुआ. व्हाट्स नेक्स्ट? बिग डेटा रेवोल्यूशन. आप सबने ये टर्म्स कभी ना कभी सुना होगा. बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस. सुना है कि नहीं? बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस. ये मशीन लर्निंग होता क्या है? एक बार समझते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट. एक स्टूडेंट कैसे लर्न करता है? बेसिकली एक स्टूडेंट को एक्सप्लिसिट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, राइट? उसके अलावा वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस से सीखता है. एक स्टूडेंट लर्न कैसे करता है? बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट नॉलेज दैट इज प्रोवाइडेड. सेकेंडली बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस. उसी तरह से मशीन कैसे लर्न करती है? मशीन को एक्सप्लिसिट प्रोग्राम दिया जाता है, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग. एंड मशीन एक्सपीरियंस कहां से गेन करती है? डेटा से, राइट? तो मशीन का लर्न करने का तरीका बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह है. एक तो उसको एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग प्रोवाइड की जाएगी, एंड सेकेंडली मशीन विल लर्न फ्रॉम डेटा. इट विल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस अवेलेबल इन डेटा. दैट इज व्हाई इट इज मशीन लर्निंग, राइट? मशीन अपने आप क्या करेगा? डेटा के एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, जिस तरह से एक स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है. इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? मशीन लर्निंग, राइट? इज द वर्ड क्लियर? मशीन लर्निंग. नाउ हम सबके आसपास हर एक कंपनी आज की डेट में मशीन लर्निंग या डेटा साइंस ऑलरेडी यूज कर रही है. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. मैं कुछ एग्जांपल देता हूं. ठीक है. उबर हो गया, ओला हो गया, या मेक माई ट्रिप हो गया. आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा डायनामिक प्राइसिंग. मतलब प्राइसिंग जो है ना, फ्लक्चुएट होती रहती है. अभी मैंने प्राइसिंग चेक किया 7 बजे तो कुछ और होगा, एंड साढ़े 7 बजे प्राइस चेक किया तो कुछ और होने वाला है. तो ये जो डायनामिक प्राइसिंग है, इसके पीछे में एल्गोरिदम कहां से आ रहा है? मशीन लर्निंग से आ रहा है, डेटा एनालिटिक्स से आ रहा है, राइट? सो द algorithm behind this dynamic pricing is coming from machine learning. उसके अलावा आजकल हर एक कंपनी, या तो इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक, हर एक कंपनी रिस्क बेस्ड प्राइसिंग कर रही है. रिस्क बेस्ड प्राइसिंग मतलब फॉर एग्जांपल बात करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, वो जो प्रीमियम चार्ज करेंगी वो डिपेंड करेगा कितना रिस्क है वो पॉलिसी बेचने में. एंड वो रिस्क स्कोर निकलेगा कैसे किसी पॉलिसी होल्डर का? बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स. मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इंश्योरेंस कंपनीज को हेल्प करेंगे एक पॉलिसी होल्डर का रिस्क स्कोर निकालने में. एंड उस रिस्क स्कोर के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी क्या प्रीमियम चार्ज करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड रिस्क बेस्ड प्राइसिंग. ये सेम चीज बैंक्स के लिए भी है. बैंक्स क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, उसके लिए बैंक पहले रिस्क कैलकुलेट करेगा, रिस्क ऑफ पे आपको बताएगा क्या इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगने वाला है. सो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो लोग ऑलरेडी मशीन लर्निंग को यूज करके रिस्क बेस्ड प्राइसिंग कर रहे हैं. ठीक है. उसके अलावा एक और एग्जांपल, सेंटीमेंट एनालिसिस. इतने सारे ट्वीट्स आते हैं ट्विटर पे स्टॉक्स के बारे में, मनी कंट्रोल पे इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं. ठीक है. उसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स में एनालिस्ट लोग अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं स्टॉक्स के बारे में. वो सारा क्या है? वो सारा टेक्स्ट डेटा है, राइट? आपके इमोशंस है जो टेक्स्ट की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हो ट्विटर के ऊपर, मनी कंट्रोल के ऊपर, उसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर. वो टेक्स्ट डेटा से भी क्या कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं? यस, टेक्स्ट डेटा से हम टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं, एंड वी कैन गॉज द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट. मार्केट में किसी स्टॉक को लेके या ओवरऑल मार्केट को लेके सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सेंटिमेंट एनालिटिक्स दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. ठीक है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ कंटेक्स्ट कि आपके आसपास आप फाइनेंस के एग्जांपल लो, नॉन फाइनेंस के एग्जांपल लो, हर कोई मशीन लर्निंग और डेटा साइंस यूज कर रहा है आज की डेट में. ठीक है. एल्गो ट्रेडिंग. एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एल्गो का मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल्स जो आपको बताएगा कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है. So algo will give you a set of rules to generate buy or sell signal. वो सेट ऑफ रूल्स आपको कैसे मिलेंगे?
बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, राइट। एल्गो ट्रेडिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। उसके अलावा Amazon पे आप कुछ भी बाय करते हो तो नीचे में आपको रिकमेंडेशन ही मिलता है कि ये भी ऐड कर लो कार्ट में, ये भी ऐड कर लो। वो क्या है? इट्स पार्ट ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स, बट है तो अल्टीमेटली एनालिटिक्स ही, राइट। मार्केटिंग में यूज होता है बट कहीं ना कहीं उसमें डेटा एनालिटिक्स ही यूज हुआ है। एंड लास्ट एग्जांपल, फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। आपने कभी अगर क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस की होगी तो कई बारी बड़ी ट्रांजैक्शन करने पे आपका फोन आता है मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का, राइट, बेंगलोर से, कि सर क्या आपने ये ट्रांजैक्शन अभी की है आधा घंटे पहले, या आपने ये ट्रांजैक्शन अभी इनिशिएट किया है 5 मिनट्स पहले। बेसिकली बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स ने एक मशीन लर्निंग टूल बिठाया हुआ है जो सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, एक मॉडल के अंदर डालता है, एंड उन ट्रांजैक्शंस का फिर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। जिन ट्रांजैक्शंस का प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड हाई है उन ट्रांजैक्शंस के लिए एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कॉल आपके पास आता है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये। तो वो भी क्या हो रहा है, फ्रॉड डिटेक्शन जो हो रहा है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो इतने सारे एग्जांपल है तो बहुत कम है। अगर मैं खाली एक सेशन लेने बैठूं इसी के ऊपर कि मशीन लर्निंग के क्या यूज केसेस हैं, तो मेरा पूरा 2 घंटे उसी में निकल सकता है। इतना ज्यादा मशीन लर्निंग आजकल यूज हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहीं और मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस किया है? प्लीज कमेंट करो चैट बॉक्स में, आपको लगता है कि आपने मशीन लर्निंग यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है कि हाँ ये कंपनी मशीन लर्निंग यूज कर रही है। एनी एक्सपीरियंसेस? गूगल पे का फ्रॉड, यस, गूगल पे जीपे पे जो ट्रांजैक्शंस है वो फ्रॉडुलेंट है कि नहीं? टेलीग्राम बॉट, ओके, नोटिफिकेशंस आती हैं, ठीक है, अमेजोन पे कुछ खरीदने गए, फेसबुक पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं, उसकी रिकमेंडेशंस आ रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करती है कि किस सेगमेंट में उनको एडवर्टाइजिंग करनी है। टारगेटेड मार्केटिंग के लिए यूज होता है, यस। मोबाइल बैंकिंग, इंस्टाग्राम एड्स, सब जगह एनालिटिक्स यूज हो रहा है आज की डेट में, सब जगह एनालिटिक्स यूज हो रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को लिमिटेड रखना है टू फाइनेंस, बिकॉज अगर मैं चैटबॉट्स साइड में चला जाऊंगा या मैं प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पर हम लोग मशीन्स वगैरह की बात करते हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स, वो सब हमारा एरिया नहीं है। हमारा एरिया फाइनेंस का है, तो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट एग्जांपल्स फाइनेंस के हैं। बट यस, यू ऑल आर करेक्ट कि हर जगह आज की डेट में क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स यूज हो रहा है। ठीक है, यासिर इज सेइंग पेंटालून से एड्स के मैसेज आते हैं, शॉपर स्टॉप से आते हैं, तो वो क्या है, टारगेटेड मार्केटिंग है। सेल्फ ड्राइविंग कार, अगेन इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो सब जगह मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1970s के टाइम में, फिर आईटी रेवोल्यूशन हुआ 2000 के टाइम में। अब सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो है बिग डेटा रेवोल्यूशन। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारे सिमिलर टर्म्स हैं। ये रेवोल्यूशन क्या अच्छी बात है? ये रेवोल्यूशन जो हो रहा है, क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है? द आंसर इज यस। सबको पता है कि रेवोल्यूशंस अच्छे होते हैं, बट रेवोल्यूशन कम्स विद डिसरप्शन। ठीक है, रेवोल्यूशन ब्रिंग्स डिसरप्शन। अगर आप चेंज को अडेप्ट नहीं करते हो, देन रेवोल्यूशन इज नॉट गुड फॉर यू, right? If you are not adapting to change, in that case revolution will bring disruption for you. रेवोल्यूशन आपको खत्म कर देगा अगर आप चेंज को अडेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस वेबिनार में जो सीए कर रहे हैं या सीएफए कर रहे हैं या एफआरएम कर रहे हैं, जनरल फाइनेंस पढ़ रहे हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स कि अगर आपने चेंज को अडेप्ट नहीं किया तो कैसे आप डिसरप्ट होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे कोई सीए है ग्रुप में? सीए एनीवन? चैट बॉक्स में एनी सीए? ओके, है कुछ लोग सीए का यहाँ पे कर रहे हैं। कमल, ओके। नाउ सीए में एक मेन टास्क होता है ऑडिट करना, राइट, ऑडिट करना। मुझे बताओ, ऑडिट क्या हर एक लाइन आइटम का, हर एक ट्रांजैक्शन का एक ऑडिटर कर सकता है? द आंसर इज नो। तो उस केस में आप सब लोग ऑडिट में पढ़ते हो कि आपको सैंपलिंग करना होगा। आप ट्रांजैक्शंस को सैंपल करोगे, रैंडम सैंपलिंग करोगे, राइट, रैंडम सैंपलिंग। मतलब आप कुछ ट्रांजैक्शंस को निकालोगे, आप मटेरियल ट्रांजैक्शंस को निकालोगे, आई कैन से, एंड उन ट्रांजैक्शंस का फिर वाउचर वगैरह चेक करोगे, इनवॉइस चेक करोगे, बाकी सब प्रूफ्स भी लोगे, पेमेंट रिसीट चेक करोगे, जो भी है। तो आप कुछ सेलेक्टेड एक रैंडम सैंपल लेके ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करते हो एंड देन उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपना ऑडिट इनिशिएट करते हो। मैं आपको उससे अच्छा आइडिया भी तो दे सकता हूं। उससे अच्छा आइडिया क्या, क्यों ना हम एनॉमली डिटेक्शन एल्गोरिदम यूज करें ऑडिट में। एनॉमली डिटेक्शन एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम क्या करेगा,
वो अनयूजुअल हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस को आपको निकाल के देगा, अनयूजुअल हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस को, एनॉमली, एनॉमली मतलब आउटलायर्स। तो rather than doing a random sample on transactions, can I do a anomaly detection? The answer is yes. Anomaly detection much better perform करने वाला है, because वो मुझे anomalies देगा, आउटलायर देगा, वो मुझे unusual high risk transactions बताने वाला है। राइट आप खुद एग्री कर रहे होंगे कि कौन सा चीज बेटर है। ऑब्वियसली हमें ऑडिट में गलतियां पकड़नी है, राइट, हमें फ्रॉड पकड़ने हैं, हमें रिस्क पकड़ने हैं। तो उस केस में एनॉमली डिटेक्शन एल्गोरिदम इज मच बेटर देन रैंडम सैम्पलिंग। एंड आज की डेट में यही हो रहा है, ऑडिट एनालिटिक्स। इनफैक्ट मैंने कुछ 1.5 साल पहले WNS के लिए कुछ ट्रेनिंग्स ली थी। तो WNS तो पूरी तरह से अकाउंटिंग में, ऑडिट में, सब जगह एनालिटिक्स लेके आ चुका है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ऑडिट करते वक्त ऐसे रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस का, दे आर डूइंग एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली मतलब आउटलायर, जिसमें आप अनयूजुअल हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लोगे और उसका ऑडिट करो ना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डूइंग अ रैंडम सैम्पलिंग। तो अगर कोई सीए है और उसको ये सब के बारे में पता ही नहीं, वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ के आया हुआ है, तो क्या वो अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा इस चेंज को? द आंसर इज नो। और अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे, देन बिलीव मी, यू विल बी डिसरप्टेड। ठीक है, ऑलरेडी काफी सारे सीएस लोग आज डरे हुए हैं कि हमारा इंपॉर्टेंस खत्म होते जा रहा है। फ्यूचर में तो अगर आप अपने आप को और अडेप्ट नहीं करोगे टू दीज चेंजेस, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डिसरप्टेड। एंड ये सिर्फ सीए के लिए नहीं है, ये सीएफएस के लिए भी है, ये एफआरएम्स के लिए भी है। आपको चेंज को अडेप्ट करना होगा। बट क्यों मैं सीए पे थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं सीएस सीएफए का और एफआरएम का करिकुलम बहुत जल्दी अपडेट होता है, सीए का इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ कंटेक्स्ट कि कैसे ऑडिट के अंदर भी एनालिटिक्स आ चुका है आज की डेट में, राइट। उसके अलावा जो लोग रिस्क में काम करते हैं, रिस्क में, ठीक है, ट्रेडिशनल क्रेडिट एनालिसिस में क्या होता है, एक पर्सन आया लोन लेने के लिए या कंपनी आई लोन लेने के लिए, उसका कुछ रेशोज निकाल लिया, लोन टू वैल्यू रेशो, डेट टू इनकम रेशो, ठीक है, एक एक्सपर्ट ड्रिवन मॉडल होगा। एंड बेसिकली उस एक्सपर्ट ड्रिवन मॉडल में वो लोन टू वैल्यू रेशो डालेंगे, वो डेट इनकम रेशो डालेंगे, एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे किसको लोन देना है, किसको नहीं देना। दिस इज ट्रेडिशनल वे ऑफ गिविंग लोन्स। आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा, या फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला। फ्यूचर में आपको क्रेडिट इवैल्यूएशन करने के लिए डेटा एनालिटिक्स करना होगा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करने होंगे। फॉर एग्जांपल आप स्कोर कार्ड्स बनाते हो, स्कोर कार्ड तो सबको पता ही है बिकॉज वो काफी प्रोमिनेंट हो चुका है आज की डेट में, राइट। तो स्कोर कार्ड्स क्या है? डेटा एनालिटिक्स, जहां पे आप स्कोर्स निकालते हो, क्रेडिट स्कोर जो आपका क्रेडिट वर्दीनेस बताता है एक बोरोवर का, एंड उसके बेसिस पे बैंक डिसाइड करते हैं किसको लोन देना है, किसको नहीं देना। तो अगर कोई पर्सन है वो ट्रेडिशनल क्रेडिट एनालिसिस सीखा हुआ है एंड उसको पता ही नहीं एनालिटिक्स कैसे करते हैं, तो वो फ्यूचर को सरवाइव नहीं कर पाएगा। दैट इज द हार्श रियलिटी, राइट। प्रोविजंस, बैंक्स में प्रोविजंस पहले कैसे बनते थे? एक परसेंटेज, बेसिकली जो लोन है उस पर एक परसेंटेज अप्लाई करो एंड वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दो। अब वैसा नहीं होता, प्रोविजंस के लिए आपको बहुत सारे मॉडलिंग करनी पड़ती है, आपको एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल करना पड़ता है, अगेन मशीन लर्निंग। हर एक लोन के अगेंस्ट आपको कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है फॉर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। वो कैपिटल के लिए किस तरह के मॉडल्स यूज होते हैं? अगेन मशीन लर्निंग, राइट। जो भी लोन बुक आपने बनाई है, उस लोन बुक में स्ट्रेस के टाइम पे बहुत सारे डिफॉल्ट साथ में हो सकते हैं। तो डू यू हैव सफिशिएंट कैपिटल टू सर्वाइव दोज स्ट्रेसफुल टाइम्स? वो आप कैसे शोकेस करोगे रेगुलेटर को? मशीन लर्निंग। तो अगर कोई एफआरएम पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, एंड उसको ये सब चीजें नहीं पता जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं बाजल 4 के अंदर, सी कार के अंदर, IFRS 9 के अंदर, या स्कोर कार्ड्स के अंदर, देन उस केस में यू विल नॉट बी एबल टू अडैप्ट योरसेल्फ, राइट। माय होल पॉइंट ऑफ बीइंग हार्श इज कि अगर आप अडैप्ट नहीं करोगे तो आप डिसरप्ट हो जाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सीएफए लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, राइट। ट्रेडिशनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होता था? बेसिकली एक फंडामेंटल्स की चेकलिस्ट रहती है, कंपनीज को डालते हैं उस चेकलिस्ट में, जो जो कंपनीज उस चेकलिस्ट को मीट करती है वो कंपनीज को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखा जाएगा कि आपको सारे के सारे एग्स वन बास्केट में नहीं डालने, आपको अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक्स लेने, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक लेने हैं। आजकल ऐसा हो ही नहीं रहा। आजकल मैं इतनी सारी कंपनीज के साथ देख रहा हूं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते वक्त टेक्निकल एनालिसिस को भी यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को भी यूज कर रहे हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस को भी यूज कर रहे हैं।
इनफैक्ट रिसेंटली मैंने क्या देखा कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए वो सारा टेक्निकल डेटा ले लेते हैं एक स्टॉक का, ठीक है, और उसके ऊपर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बिठाएंगे जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे स्कोर देगा उस स्टॉक का। सिमिलरली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सारे फंडामेंटल रेशियोज ले लेंगे एंड एक मॉडल में बिठाएंगे, मॉडल आपको फंडामेंटल एनालिसिस का स्कोर देगा। और जो स्टॉक के अराउंड सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, वो सेंटीमेंट का जो ट्वीट्स है, जो इकोनॉमिक टाइम्स पे एनालिस्ट के ओपिनियंस हैं, जो मनी कंट्रोल पे कमेंट्स हैं, वो सारा एक टेक्स्ट माइनिंग वाले मॉडल में डाल देंगे, राइट। सेंटीमेंट एनालिटिक्स करेंगे एंड एक सेंटीमेंट स्कोर आएगा स्टॉक के लिए। देन तीनों को यूज करते हैं, टेक्निकल स्कोर, फंडामेंटल स्कोर, सेंटीमेंट स्कोर, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एक पेपर में पढ़ा हूं ये चीज, और वो तीनों का स्कोर मिला के फिर डिसाइड करते हैं कैसे आपको टेक्टिकली पोर्टफोलियो मैनेज करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजिकली पोर्टफोलियो मैनेज करना है। तो अगर आप वो प्लेन वनीला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तरीका सोच रहे हो तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके सामने कंपटीशन में बैठे होंगे इस तरह के फंड्स जो इस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं। टेक्निकल स्कोर, फंडामेंटल स्कोर, सेंटीमेंट स्कोर, तीनों को मिला के वो डिसाइड कर रहे हैं कैसे पोर्टफोलियो करना है। सेकेंडली, डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं यूज कर रहे कि अलग अलग सेक्टर्स में ले लो, अलग अलग इंडस्ट्री में ले लो। वो लोग क्लस्टरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्लस्टरिंग, अलग अलग क्लस्टर्स बना रहे हैं एंड वो क्लस्टर्स के लॉजिक ट्रेडिशनल नहीं है, वो खुद के क्लस्टर्स होंगे उनके। तो उस केस में विल यू बी एबल टू सर्वाइव? अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग भी कर रहे हो या अगर आप किसी कंपनी में आपका काम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है, इफ यू आर नॉट अपग्रेडेड, हाउ विल यू डू दीज थिंग्स, राइट? सो बिग डेटा रेवोल्यूशन, नो डाउट सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है नेक्स्ट 20-30 इयर्स के लिए, बट रेवोल्यूशन के साथ डिसरप्शन भी आएगा अगर आप अपने आप को अडेप्ट नहीं करोगे टू दीज रेवोल्यूशंस, टू दीज चेंजेस, राइट? तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि वी हैव टू कीप आवरसेल्फ अहेड ऑफ द कर्व, वी हैव टू लर्न डेटा साइंस। एंड डेटा साइंस जनरल सीख के कुछ नहीं होगा, हमें फाइनेंस ओरिएंटेड डेटा साइंस सीखना है। तो उसके लिए वी कैन डू फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल। Finance Data Professional. This is a certification offered by CAIA that is totally focused on data science for finance professionals, right? अगर आप मेरा एक्सपीरियंस लोगे ना, मैंने शुरू में डेटा साइंस सीखना शुरू किया था आज से 5 या 6 साल पहले, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के एग्जांपल्स देखे डेटा साइंस में, बट जैसे मैं फाइनेंस में आया तो मैंने देखा कि चीजें बहुत अलग है। यहाँ पर फाइनेंस में डेटा साइंस बहुत अलग हो जाता है 2 कारणों से। क्यों? एक तो रियल मनी इन्वॉल्व है, रियल मनी इन्वॉल्व है ना फाइनेंस में। सेकेंडली, यहाँ पर रेगुलेशंस का बहुत बड़ा रोल है, मतलब देयर आर रेगुलेटरी प्रेशर्स एवरीवेयर। आप कोई भी चीज आउट ऑफ रेगुलेशंस नहीं कर सकते। ये चीज एचआर में या ये चीज मार्केटिंग में अप्लाई नहीं करता, राइट? तो आपको जो डेटा साइंस सीखना है दैट शुड बी टोटली फाइनेंस फोकस्ड, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, हमें डेटा साइंस सीखना है तो कोई सर्टिफिकेशन करने का जरूरत क्या है, क्यों एक एग्जाम का हेडेक ले, हम लोग खुद जाके उदेमी पे सीख लेंगे या कोर्सेरा पे सीख लेंगे या यूट्यूब से सीख लेंगे। मैं आपको बताता हूँ ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है, ठीक है। ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स, पहला प्रॉब्लम होने वाला है, जितने भी कोर्सेज है उसमें से 90% कोर्स जो है ना वो नॉट फाइनेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। वो फाइनेंस ओरिएंटेड है ही नहीं, वो जनरल है। और मैंने बोला आपको फाइनेंस ओरिएंटेशन रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके जो यहाँ पे मॉडल्स बनते हैं उसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, उसमें रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, वो बाकी सब जगह पे नहीं है। यहाँ पे जो मॉडल्स को यूज किया जाता है वो अलग तरीके से यूज किया जाता है। पूरी दुनिया बोलती है न्यूरल नेटवर्क एक एल्गोरिदम होता है, वो यूज कर लो। फाइनेंस में रेगुलेटर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उसको, तो आपको उससे एक सिंपल बट बेटर मॉडल बनाना होगा। तो ये सब चीजें क्या है, फाइनेंस स्पेसिफिक है, ये आपको जनरल में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम क्या आने वाला है, आप कोई भी कोर्स करोगे दैट विल नॉट बी फाइनेंस ओरिएंटेड। सेकेंडली, बहुत सारे लोग करते हैं डेटा साइंस बट दे ओनली डू इट इन ब्लैक बॉक्स फॉर्मेट। मतलब एक ट्रेनर होगा, उसका एक डेक होगा कोड्स का, पाइथन का एक लाइब्रेरी का डेक होगा, वो आपको पीडीएफ देगा, ठीक है। पीडीएफ को आप कॉपी करोगे, अपने पाइथन विंडो में रन करोगे और आपको लगेगा आपको मशीन लर्निंग आ गया, जबकि आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपने कोई लॉजिक, कोई एप्लीकेशन नहीं सीखा, आपने सिर्फ पैकेज को रन करना सीखा है, पैकेज को रन करना। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड जस्ट डूइंग इट। लर्निंग में आप उसका लॉजिक भी समझ रहे हो, आप उसका एप्लीकेशन भी समझ रहे हो।
when you are just doing it, you are just copy pasting the code and आपको लग रहा है कि आपको मशीन लर्निंग आ गया। एंड आप में से एग्री करते होंगे बहुत सारे लोग, जब आप वीडियोस देखते हो तो क्या आपको ऐसा फील नहीं होता? मेरे को तो फ्रैंकली ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा। क्या किसी ने आज तक वीडियो देखा तो ऐसा फील नहीं होता कि एक पाइथन का कोड दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा उस कोड के बारे में बोल देंगे, बट अल्टीमेटली क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं सीखा। थर्ड, आपको अगर अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे वीडियोस भी हैं बहुत सारे, स्टैनफोर्ड के लेक्चर्स हैं, हार्वर्ड के भी लेक्चर्स हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगने वाले हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे टीचर्स है, ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास टीचर्स है, हमसे भी अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा वो लोग मैथ्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करेंगे। तो आप अपने आप को मतलब अटैच्ड फील ही नहीं कर पाओगे अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, या अगर मैथ्स का बैकग्राउंड है ना, तब भी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा मतलब मैथ्स में ड्वेल कर रहे हैं। तो वहां एक कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम आता है। एंड अल्टीमेटली लेट अस अंडरस्टैंड द हार्ड रियलिटी, हम में से कोई भी एग्जाम के बिना पढ़ता नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन। लेट मी गिव यू फैक्ट्स। काफी सारे लोग लास्ट ईयर में मेरे साथ कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए, क्वांट फाइनेंस वगैरह और बाकी सब कोर्सेज भी। उसमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत लेट कोर्स को स्टार्ट किया बट बहुत लेट किया, क्योंकि वो मोटिवेशन उनको मिल ही नहीं पा रहा था। तो मोटिवेशन आपको तभी मिलेगा अगर आप किसी एग्जाम फॉर्मेट में बढ़ोगे, अगर आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आपको कोई एग्जाम पास करना है और सर्टिफिकेशन लेना है। तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू, अगर आपको डेटा साइंस सीखना है, नहीं सीखना है देन इट्स ओके, बट अगर सीखना है, आपको चेंज को अडेप्ट करना है, देन आपको कोई सर्टिफिकेशन को ही एनरोल करना चाहिए। मेरा खुद का भी कोर्स था बूट कैंप इन मशीन लर्निंग, हमने उसको एफडीपी में मर्ज कर दिया। रीजन ये है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब एक सर्टिफिकेशन रहेगा, एक तो आपका करिकुलम बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, सेकेंडली लोगों के अंदर मोटिवेशन रहता है पढ़ने का, बिकॉज उनको पता है उनको एग्जाम देना है, उससे उनको सर्टिफिकेशन मिलेगी, वो सर्टिफिकेशन से उनको अच्छा जॉब मिलेगा। सो दीज आर द ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स दैट यू फेस व्हेन यू थिंक कि आप कर लोगे इसको बाद में, एंड अल्टीमेटली वो बाद में कभी आता ही नहीं है। राइट हमारा यूएसपी क्या है? ठीक है, हम लोग बेसिकली जो पढ़ाएंगे, हम लोग क्या मैथ्स कवर करेंगे? डेफिनेटली मैथ्स कवर करेंगे, मैथ्स तो कवर करना ही पड़ेगा, बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं है बट कवर करना पड़ेगा। बट वो मैथ्स कवर करने के लिए हम आपको विजुअलाइजेशंस दिखाएंगे। विजुअलाइजेशंस मतलब आप एनिमेशंस देखोगे पूरे एक्सेल में तो आपको इंट्यूशन समझ में आएंगी उन मैथ्स के पीछे का। ठीक है, हर एक चीज के ऊपर हमारा एक्सेल हैंड्स ऑन है। नाउ डेटा साइंस में इंडस्ट्री में कोई एक्सेल यूज नहीं करता है, बट एक्सेल इज टोटली न्यूड, एक्सेल इज आई कैन से टोटली ट्रांसपेरेंट, आपको समझ में आता है अंदर में लॉजिक क्या है। तो हम लोग तो एक्सेल हैंड्स ऑन करवाएंगे, नो डाउट हमारे में पाइथन भी होगा, बट हमारा जो की यूएसपी है दैट इज एक्सेल हैंड्स ऑन। राइट थर्ड, फाइनेंस ओरिएंटेड केस स्टडीज है। ये तो एफडीपी का जो सर्टिफिकेशन है वो तो ऑब्वियसली है ही फाइनेंस ओरिएंटेड, और हम लोग खुद भी फाइनेंस प्रोफेशनल है, तो पूरा आपको फाइनेंस केस स्टडीज ही करवाने वाले हैं सेशंस में। चौथा, चीजों को मेमोराइज करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी पाइपलाइंस और माइंड मैप्स बनाए हैं, जैसा भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं। ठीक है, पाइपलाइंस और माइंड मैप्स। एंड लास्टली हम आपको ड्यूअल सर्टिफिकेशन ऑफर करने वाले हैं। ड्यूअल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या अभी समझेंगे, बट हमारा सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि हमने चीजों को बहुत अच्छे से बांधा है पाइपलाइंस एंड माइंड मैप्स की फॉर्म में, एंड दैट इज आवर कंसल्टिंग एक्सपीरियंस। आप जितना मर्जी गूगल का पेजेस सर्च कर लो, बुक्स रीड कर लो, आपको नहीं मिलने वाला। वो आपको कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल ही बता सकता है जिसने 10-10 घंटे बैठ के डेटा के ऊपर काम किया है, और हमने उसके बेसिस पे वो माइंड मैप्स बनाए हैं। ठीक है, उसके अलावा हम एक्सेल हैंड्स ऑन करवाएंगे ताकि आप ट्रांसपेरेंटली देख सको लॉजिक क्या है एल्गोरिथम्स का। एंड जो टफ टफ मैथ्स वाली चीजें हैं, बहुत टफ तो नहीं है, बट जो मैथ्स वाली चीजें हैं उसमें हम विजुअलाइजेशंस दिखाएंगे आपको एक्सेल में, ताकि आपको इंट्यूशंस हो। जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, राइट, मैंने पीसीए वगैरह थोड़ा सा पढ़ाया था, तो वहां मैंने कुछ विजुअलाइजेशंस दिखाई थी, तो उससे क्या आपका इंट्यूशंस बेटर रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सीख के जाओ। एग्जाम्पल देखते हैं पाइपलाइंस और माइंड मैप्स का। एग्जाम्पल देखने से पहले आप सबको पता है कि मशीन लर्निंग में बेसिकली दो तरह का लर्निंग होता है। अगर मैं और डिक करूं तो तीन तरह का लर्निंग होता है। दो कौन सा? सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड लर्निंग, पहली बात है मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, आप सब लोग बचपन में वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पढ़े हो, यहां पर भी वही बात कर रहे हैं, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ मशीन लर्निंग में दो तरह की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में वाई होगा, आप क्या चीज मॉडल कर रहे हो, आपका आउटपुट क्या आपको पता होगा,
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में y नहीं होता है, सिर्फ x होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। आपको इंटरेस्ट रेट मॉडल करना है एज अ फंक्शन ऑफ आपका लोन का अमाउंट का रिक्वायरमेंट कितना है, एज अ फंक्शन ऑफ आप कितने ड्यूरेशन का लोन ले रहे हो, एज अ फंक्शन ऑफ आपका लोन का पर्पस क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ आपका इनकम क्या है। ये सारा क्या है, इंटरेस्ट रेट एज अ फंक्शन ऑफ दीज वेरिएबल्स, जो एक बोरोवर के रिस्क को डिस्क्राइब करता है, बोरोवर के रिस्क को। तो यहाँ पे y क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट रेट एज अ फंक्शन ऑफ दीज बोरोवर स्पेसिफिक वेरिएबल्स। सिमिलरली सपोज इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को y लेके चलती है, क्लेम इस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर से कितना क्लेम आ सकता है, क्लेम एज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ड्राइवर्स ऑफ दैट पॉलिसी होल्डर। ठीक है, उस पॉलिसी होल्डर का प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो प्रीवियसली कितनी बारी हॉस्पिटल में गया है, उसकी एज क्या है, वो स्मोकिंग करता है कि नहीं करता, उसके बेसिस पे मैं उसका क्लेम फोरकास्ट करूंगा। तो वाई हेयर इज क्लेम अमाउंट एज अ फंक्शन ऑफ ऑल दिस पॉलिसी होल्डर स्पेसिफिक वेरिएबल्स। तो इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि आपको पता है y क्या है, y मेरा इंटरेस्ट रेट है या y मेरा क्लेम अमाउंट है। आई नो y। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, कोई y है ही नहीं, आप सिर्फ x में बात करते हो। ठीक है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल पहले भी दिया हूं, आपको क्लस्टरिंग करना है, मतलब सपोज मोदी जी को रैली में जाना है एंड वो 28 की 28 स्टेट्स में तो नहीं जा सकते, 28 जितनी भी स्टेट्स हैं, या हर एक सिटी में नहीं जा सकते इंडिया की। तो वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे मैप को, इंडिया को, उसको सेगमेंट करेंगे अलग अलग ज्योग्राफीज में, जहां पे सिमिलर तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कम्युनिटीज होंगी जो जिसमें मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज होंगी जिसमें हिंदू लोग सबसे ज्यादा हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज होंगी जहां बिल्कुल ही यू कैन से लो पर कैपिटा इनकम वाले लोग हैं, कुछ मेट्रोज होंगी। तो ये सारे क्या सेगमेंट है, इसमें सिर्फ एक्स है। एक्स क्या है, बेसिकली पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, हिंदूज कितने परसेंटेज है, मुस्लिम्स कितने परसेंटेज है। तो इस बेसिस पे वो क्या करेंगे, सेगमेंट बनाएंगे एंड देन हर एक सेगमेंट में वो अपना टूर करेंगे प्रमोशंस करने के लिए, because he cannot do the promotions in all the cities of the India, in all the cities of India, right? तो उस केस में उनको सेगमेंट करना होगा ना, ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ठीक है, उसके अलावा सपोज आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो आप सेगमेंट बना सकते हो, हाई डेट हाई ग्रोथ, हाई डेट हाई ग्रोथ, हाई डेट लो पी रेशो, ऐसे कुछ भी आप सेगमेंट बना लो। ठीक है, तो आप सेगमेंट बनाओगे और हर एक सेगमेंट में से फिर कंपनी को चूज करोगे। तो ये क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां पर कोई वाई की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाई, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एक्स। एक्स है, उसके बेसिस पे हम लोग सेगमेंट्स बना रहे हैं। वो सेगमेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग मीनिंग है। उन सेगमेंट में से फिर फायदा क्या होगा, हर एक सेगमेंट में से एक इंपॉर्टेंट सिटी को चूज करेंगे, वहां हम प्रमोशंस करेंगे, वहां मोदी जी रैली करेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपने एटलीस्ट एक तरह के सेगमेंट में अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सेगमेंट सिंस रिलेटेड होगा, तो एक मैसेज स्प्रेड हो जाएगा उस कम्युनिटी में। ठीक है, या आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जैसे मैंने बोला, आप सेगमेंट बनाओगे तो आपको हाई डेट हाई ग्रोथ में कुछ शेयर्स मिलेंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। आप हाई डेट लो पी में कुछ शेयर्स मिलेंगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखोगे। रिटेल पूलिंग, यस, रिटेल पूलिंग। कस्टमर सेगमेंटेशन, किस तरह के कस्टमर के लिए आपको किस तरह की एडवर्टीजमेंट करनी है, उसके लिए आप कस्टमर सेगमेंटेशन करते हो। आपका कस्टमर सेगमेंट एक पुअर क्लास का है या मिडिल क्लास का है, और आप उसको अल्ट्रा रिच वाला क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो 50 लाख की लिमिट वाला, क्या वो बिकेगा? नहीं। तो आपको कस्टमर सेगमेंटेशन करना होगा कि आपको किस तरह के क्राउड को मार्केट करना है, राइट? these are all examples of unsupervised learning. तो supervised learning में there is y, there is x. Unsupervised learning में there is no y, there is only x. Reinforcement learning पे अभी आएंगे। तो मैं आपको अभी सुपरवाइज्ड लर्निंग में थोड़ा सा बता रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ कि हम किस तरह का काम कर रखे हैं और किस तरह की टीचिंग होने वाली है हमारे एफडीपी प्रोग्राम में। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर दो तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अगर y एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, या y अगर एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, कंटिन्यूअस बोलना गलत होगा, y अगर एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो उस केस में आप क्या करते हो, रिग्रेशन करते हो। y अगर एक कैटेगरी है, कैटेगरी एक क्लास है, तो उस केस में आप क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज करते हो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इंटरेस्ट रेट एज अ फंक्शन ऑफ बोरोवर, इंटरेस्ट रेट एज अ फंक्शन ऑफ बोरोवर स्पेसिफिक वेरिएबल। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, एक नंबर है, न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो वहां हम रिग्रेशन करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कोई पर्सन क्लेम रेज करेगा या नहीं करेगा, यस नो, या एक लोन पे डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा, डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट, वो क्या है, कैटेगरी है, क्लास है, यस नो, डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट। तो उस केस में आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करते हो, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, राइट। रिग्रेशन में y आपका नंबर है, न्यूमेरिकल वेरिएबल, क्लासिफिकेशन में y एक कैटेगरी है, एक क्लास है, डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट, क्लेम नो क्लेम। तो हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ टीचिंग दैट वी एग्जिबिट इन आवर क्लासेस, राइट। तो मैं आपको एक टूल दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये टूल हमने बनाया है बेसिकली रिग्रेशन मास्टर पाइपलाइन। इस टूल में हमने एंड टू एंड दिखाया है एक मॉडल बनाने में क्या स्टेप्स होते हैं। मॉडल बिल्डिंग के जो स्टेप्स होते हैं ना, बेसिकली उसके ऊपर अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। आपको किसी बुक में कोई और स्टेप्स दिखेंगे, किसी वीडियो में कोई और स्टेप दिखेंगे, किसी पेपर में कोई और स्टेप्स दिखेंगे। अल्टीमेटली लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस ऑर्डर में क्या चीज करनी है हमें एक मॉडल डेवलपमेंट में, राइट। तो इस तरह का हमने एक पाइपलाइन बनाया हुआ है कि मॉडल डेवलप करने में सबसे पहले आपको डेटा को प्रिपेयर करना होता है, एंड 60% टास्क डेटा प्रिपरेशन में जाता है। डेटा प्रिपरेशन सबसे हार्ड है ये, एंड लोगों को ये समझ में नहीं आता कि डेटा प्रिपरेशन के अंदर क्या सब स्टेप्स है। डेटा प्रिपरेशन के बाद सेकंड होता है वेरिएबल्स सेलेक्ट करना। जैसे मैंने आपको बोला इंटरेस्ट रेट एज अ फंक्शन ऑफ क्या, इनकम लोगे आप, ड्यूरेशन ऑफ लोन लोगे, लोन का अमाउंट लोगे, वो सारे क्या है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स चूज करना जो वाई को एक्सप्लेन करे, ठीक है। तीसरा है मॉडल बिल्डिंग। अब आप एक्चुअल में एक एल्गोरिदम लगाओगे जिससे आप मॉडल बिल्ड करोगे, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, एंड अल्टीमेटली खाली मॉडल को बिल्ड करके नहीं छोड़ोगे, आपको मॉडल को इवैल्यूएट भी करना है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करोगे, तो मॉडल इवैल्यूएशन, ठीक है। तो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स ताकि आप सीख के भी जाओ कि हाँ बेसिकली एक मॉडल बिल्डिंग में क्या है, 4 स्टेप्स हैं। डेटा प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन के बाद वेरिएबल सिलेक्शन, वेरिएबल सिलेक्शन के बाद मॉडल बिल्डिंग, एंड मॉडल बिल्डिंग के बाद इवैल्यूएशन, ठीक है। याद रखना, अगर आप किसी तरह के इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है कि मॉडल बिल्डिंग के क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन, डेटा को प्रिपेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको लेके मॉडल बनाएंगे, और उसके बाद मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। डेटा प्रिपरेशन के अंदर ही तो सारी खिचड़ी है कि अल्टीमेटली क्या स्टेप्स पहले करने हैं। तो हमने इस तरह का पाइपलाइन बनाया हुआ है, एंड ये पाइपलाइन बिलीव मी और नॉट टोटल एक्सपीरियंस से बना है, ठीक है। मैं हूं पिक्स टू टेल्स कंपनी में, एंड मेरे पार्टनर है सत्यप्रिया। हम दोनों ने टोटली अपने जो भी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स किए उसमें से जो एक्सपीरियंस हमें मिला है उसके बेसिस पे ये पाइपलाइन बनाया है। तो आप जितना मर्जी ढूंढ लो, जितना मर्जी वीडियोस देख लो, आपको ये कहीं मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अपने को डेटा लोड करना है, वो तो सिंपल है। डेटा लोड करने के बाद उसके ऊपर हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब यहां पर हमने क्या कर रखा है, पूरी शीट्स बना रखी है। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो वो मुझे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का शीट्स दे दिया। तो अब इस शीट्स में दिखा रखा है कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आप क्या क्या करोगे, आप डेटा को एक्सप्लोर करोगे, आप डेटा को समराइज करोगे, डेटा को विजुअलाइज करोगे, डेटा को डिस्क्राइब करोगे, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने एक सिंपल एग्जांपल दिखाने के लिए, रियल लाइफ में क्या बहुत छोटा सा डेटा होगा, नहीं, रियल लाइफ में आपके पास 1 लाख 1 करोड़ तक रोज हो सकती है, बट आपको समझने के लिए तो एक छोटे डेटा पे समझना पड़ेगा ना। तो इस तरह के टूल्स पे हम लोग हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करेंगे कि हाँ आपको डिस्क्राइब करने के लिए ये सब चीजें करनी है, आपको समराइज करने के लिए ये सब चीजें करनी है, आपको विजुअलाइज करने के लिए ये प्लॉट्स बनाने हैं। तो वो हैंड्स ऑन सेशन आप सब लोग हमारे साथ क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी में सिर्फ ये नहीं होता समराइज कर लो, डिस्क्राइब कर लो, विजुअलाइज कर लो, आपको ट्रीटमेंट भी करना होता है मिसिंग वैल्यूज का। मिसिंग वैल्यूज के ट्रीटमेंट के ऊपर लिटरेचर पढ़ोगे ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ सर घूम जाएगा। इतना इजी नहीं होता मिसिंग वैल्यू एनालिसिस करना, बहुत डिफिकल्ट होता है। मिसिंग वैल्यूज के अंदर भी पैटर्न्स होते हैं कि क्यों मिसिंग है, क्या रिलेशन है उसका जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स है उसके साथ, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है मिसिंग वैल्यूज का।
तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आप बेसिकली चेक करते हो, आप विजुअलाइज करते हो, समराइज करते हो, डिस्क्राइब करते हो, और आप चेक करते हो कोई आउटलायर्स है कि नहीं, कोई मिसिंग वैल्यूज है या नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये सबको पता है, ये आपको लिटरेचर में भी मिलेगा। सेकंड स्टेप जो लोगों को पता ही नहीं है, वो क्या है कि आपको डेटा को डिवाइड करना होता है इनटू ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। पता नहीं है का मतलब ये नहीं है कि हाँ, लोगों को ये नहीं पता कि ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग होता है। पता ये नहीं है मतलब कि उनको ये नहीं पता कि ये सेकंड स्टेप होता है। उनको क्या लगता है, सब कुछ कर लो पहले डेटा के ऊपर, उसके बाद सेकंड स्टेप में मतलब डेटा प्रेपरेशन के बाहर आके ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग करेंगे। दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको यहीं पर डेटा प्रेपरेशन फेज में ही अपने डेटा को डिवाइड करना होता है, ट्रेनिंग पे, वैलिडेशन में, टेस्टिंग में। मैं इसको कैसे समझाता हूँ, बेसिकली सपोज आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग, राइट। आपने जब कुकिंग सीखी तो आप पर्टिकुलर एक, यू कैन से, एक सर्टेन सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कुकिंग सीखोगे, वो आपका ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग, जो आपका इंग्रेडिएंट्स होगा, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के आप कुछ कुकिंग सीख रहे हो, तो वो आपका ट्रेनिंग सेट है। वैलिडेशन सेट क्या होता है? वैलिडेशन सेट इज जो ट्रेनिंग हमने किया है, जो हमने मॉडल ट्रेन किया है, हम उस मॉडल को बेटर करते हैं। जो हमने कुकिंग किया ना, कुकिंग, हम उसको बेटर करते हैं बाय यूजिंग वैलिडेशन सेट। मतलब सपोज मैंने एक सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ले लिया, मैंने नमक ले लिया, मिर्च ले लिया, मैंने कुकिंग कर लिया, मैंने एक ट्रेनिंग कर लिया, कुकिंग कर लिया, ठीक है। नाउ कुकिंग करने के बाद क्या मैं उसको टेस्ट नहीं करता? मैं नमक टेस्ट नहीं करता उसका? करता हूं। और कभी नमक कम हो तो कुकिंग करते वक्त ही मैं नमक और डाल देता हूं। अगर मिर्च कम है तो मिर्च और डाल दूंगा, अगर पानी कम है तो पानी और डाल दूंगा। तो शुरू में एक सर्टेन सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट किया और कुछ बनाया, वो मेरा ट्रेनिंग हो गया। बट क्या वो परफेक्ट बनेगा? नहीं, तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। तो खाना बनाते बनाते ही आप क्या करोगे, उसका टेस्ट भी करना शुरू कर दोगे। उसको बोलते हैं वैलिडेशन। कि नमक कम है तो नमक डाल दो, मिर्च कम है तो मिर्च डाल दो, ये ज्यादा है तो ऐसे बैलेंस कर दो, ये कम है तो ऐसे बैलेंस कर दो। तो वो क्या है? वैलिडेशन। बट अल्टीमेटली कौन फीडबैक देने वाला है कि खाना अच्छा है कि नहीं? क्या आप खुद को फीडबैक देते हो? नहीं। मेरी मदर तो हमेशा बोलती है कि अपने हाथ का खाना तो ठीक ही लगता है, ठीक है, खाना ही पड़ेगा क्योंकि हम ही बना रहे हैं। बट अल्टीमेट फीडबैक कौन देता है? बाहर के लोग जो उसको टेस्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। तो जिस तरह से कुकिंग में होता है ना, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, उसी तरह से मॉडल में सबसे पहले आप एक सर्टेन सेट ऑफ डेटा पे अपने आप को ट्रेन करते हो। सर्टेन सेट ऑफ डेटा पे अपने आप को ट्रेन करते हो। उसके बाद ड्यूरिंग द मॉडल बिल्डिंग एक्सरसाइज ओनली आप उस मॉडल में इंप्रूवमेंट्स लेके आते हो, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। खाना बनाते वक्त ही आप उसको टेस्ट वगैरह करोगे, टेस्ट करोगे आई वुड से, एंड टेस्ट करके उसको ठीक करोगे, वो है वैलिडेशन। एंड अल्टीमेटली आप बाहर में उसका टेस्टिंग करोगे, एक अलग डेटा सेट पे उसका टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास अलग से शीट खुल जाएगा, टेस्ट सेट, वैलिडेशन सेट, ट्रेनिंग सेट। अब ये करना एक्सेल में बहुत डिफिकल्ट है, बट हमने एक्सेल में करके दिखाया है कि कैसे डेटा को डिवाइड किया जाता है ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में, टेस्टिंग में। इज दैट क्लियर? ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। तीसरा है मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशंस। डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं, क्या मॉडल को बना दें उसके साथ ही? नहीं, फिर तो आपके रिजल्ट जो आएंगे वो स्क्यूड आने वाले हैं, गलत आने वाले हैं। तो आपको मिसिंग वैल्यूज को पहले फिल करना होता है, उसको ट्रीट करना होता है। अब मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन में क्या होता है, मैं सपोज क्लिक कर रहा हूं इस पे, तो मिसिंग वैल्यू में बहुत सारी इम्प्यूटेशन टेक्निक्स है। इम्प्यूटेशन मतलब फिल करना, मिसिंग वैल्यूज को फिल करना। तो अगर आपका न्यूमेरिकल डेटा है तो आप क्या करोगे, अपनी वैल्यूज को फिल कर दोगे विद द मीन, राइट, विद मीन। अगर आपका सपोज कैटेगोरिकल डेटा है तो मे बी आप अपनी वैल्यू को फिल कर दोगे विद मोड, ठीक है। बट ये सिंपल टेक्निक्स है, इंडस्ट्री में इससे एडवांस टेक्निक्स भी यूज होता है। रिग्रेशन बेस्ड इंप्यूटेशन होता है, केएनएन बेस्ड इंप्यूटेशन होता है, ठीक है। कौन सा इंप्यूटेशन टेक्निक वहां कहां पे करना है, उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं सोचने के। कुछ कंसेप्ट होते हैं, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, MCAR, मिसिंग एट रैंडम, मिसिंग नॉट एट रैंडम। ये सब चीजें सोच के आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस तरह की इंप्यूटेशन टेक्निक यूज करोगे। क्योंकि क्योंकि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आपने कोई भी इंप्यूटेशन करके मॉडल बना लिया तो रेगुलेटर आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आपने ऐसे कैसे अपने मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट कर लिया। यहाँ पर तो बहुत सारे मॉडल्स जो आप बना रहे हो ना, उसके लिए आपको रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल।
तो रेगुलेटरी अप्रूवल तभी मिलेगी अगर आपके पास एक चीज का लॉजिक होगा कि यहाँ किस कारण से क्या चीज की हुई है। अगर आप वो लॉजिक नहीं दे पाएंगे, आपने कुछ भी स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर दिया एडवांस से एडवांस लेवल का, क्या रेगुलेटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा? द आंसर इज नो, रेगुलेटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट, मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन के बाद आपको कैटेगोरिकल एनकोडिंग करनी होती है, मतलब आप कैटेगरीज को नंबर्स में कन्वर्ट करोगे। अब इससे भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर दो कैटेगरीज है, किसी वेरिएबल में दो कैटेगरीज है, ठीक है, मेल फीमेल दो ही कैटेगरीज है, तो वहां पर तो आप सिंपल कुछ भी यूज कर लो, 0 1, मेल को 0 बोल दो, फीमेल को 1 बोल दो, या 1 2, मेल को 1 बोल दो, फीमेल को 2 बोल दो, तो टू वेरिएबल्स में इशू नहीं है। बट जहां पर आपके पास मोर देन टू वेरिएबल्स हैं, वहां पर फिर फर्दर बात आती है कि आपके डेटा में नॉमिनल कैटेगरीज है या ऑर्डिनल कैटेगरीज है। नॉमिनल कैटेगरीज मतलब कैटेगरीज के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, कैटेगरीज के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। और ऑर्डिनल कैटेगरीज मतलब कैटेगरीज के अंदर ऑर्डर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रेडिट की बात करूं, तो जिस पर्सन को आप लोन दे रहे हो उसका रेटिंग ग्रेड क्या है? रेटिंग ग्रेड ए रेटेड है, बी रेटेड है, सी रेटेड है। नाउ ये सारी क्या है? कैटेगरीज है, बट इस कैटेगरीज में ऑर्डर भी है, ऑर्डर इज ऑल्सो प्रेजेंट। और जो मेरी नॉमिनल कैटेगरीज होती है, सपोज जो लोन में दे रहा हूं वो पर्सन किस रीजन को बिलोंग करता है, वो नॉर्थ को बिलोंग करता है, साउथ को, ईस्ट को, वेस्ट को, नॉर्थ के अंदर कौन सी सिटी को बिलोंग करता है, वो भी तो कैटेगरीज है, ठीक है। बट वो कैटेगरीज कैसी है? नॉमिनल है, वहां कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है। तो ऑर्डर होना या ऑर्डर ना होना, उसके कारण भी आपका बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। आप ऐसे सिंपल कैटेगोरिकल एनकोडिंग नहीं कर सकते हो कि हर एक चीज को नंबर दे दो बस। आपको समझना पड़ेगा कि कैटेगरीज नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। तो सपोज मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ हमने एग्जाम्पल शो किए हुए हैं कैटेगोरिकल एनकोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके मेथड्स बताए हुए हैं कैटेगोरिकल एनकोडिंग में। उसके अलावा यहाँ पर एक टेक्निक होती है WOE, वो भी दिखा रखा है, डिस्क्रिटाइजेशन बोलते हैं उसको। तो कैटेगोरिकल एनकोडिंग, कैटेगोरिकल एनकोडिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं किस तरह से आपको एनकोडिंग करना है। इनफैक्ट कुछ लोग क्या बोलते हैं, कैटेगरीज को नंबर दे दो, प्लेन। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कैटेगरीज के सामने जो y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू, y का एवरेज ले लो, एक कैटेगरी के सामने जो y का एवरेज है उससे रिप्लेस कर दो वो कैटेगरी को। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तरह की चीजें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए डमी वेरिएबल्स यूज कर लो, 1 0। तो कौन सा टेक्निक कहाँ यूज करना है, अगेन दैट इज चैलेंजिंग पार्ट। कौन सा टेक्निक कहाँ पे यूज करना है, दैट इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग इशू, ठीक है। कैटेगोरिकल एनकोडिंग। उसके बाद है वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ कुछ मॉडल्स में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे सपोज कुछ लोग बोलते हैं रिग्रेशन में रिक्वायरमेंट है कि मुझे वेरिएबल ट्रांसफॉर्म करना है, वैसे होता नहीं है रिक्वायरमेंट, बट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको करना है, आपको ऐसा लेके चलना है कि मेरा एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में मैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए एक्स को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता हूं। जैसे एक फेमस ट्रांसफॉर्मेशन है बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका एक पूरा एक्सेल शीट बना रखा है जो आपको सिखाया जाएगा क्लास में हैंड्स ऑन के थ्रू कि हाँ कैसे कैसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एंड खाली ये नहीं है कि आप नंबर क्रंचिंग कर लिए, आप डेटा के ऊपर काम कर लिए, आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड लॉजिक भी समझना होगा, कौन सा टेक्निक कहाँ पे करते हैं। बिकॉज इंटरव्यू में ये तो आपसे करवाएगा ही, केस स्टडी तो आपको देगा ही, बट आपसे ये भी पूछेगा आपने ये क्यों किया, आपने ये मेथड क्यों यूज किया। तो वहां पर एक पूरा अपना कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना आउटलायर ट्रीटमेंट। आउटलायर होने के कारण मॉडल्स में बहुत इशू आते हैं। जैसे रिग्रेशन में अगर आप आउटलायर ट्रीट नहीं करते हो तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे उसके कारण। तो आउटलायर ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। अगेन इस एक्सेल शीट्स में सारा दिखाया हुआ है कैसे आउटलायर को ट्रीट कर सकते हो। ट्रिमिंग कर सकते हो, विंसराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। ट्रिमिंग कर सकते हो, विंसराइजेशन कर सकते हो। बेसिकली जनरल बोले तो आप कैप कर सकते हो आउटलायर वैल्यूज को टू सर्टेन वैल्यू, या आउटलायर को उड़ाई दो, ट्रिम, आउटलायर को उड़ा दो, या आउटलायर को कैप कर दो टू नॉन आउटलायर वैल्यू। तो ये सब टेक्निक्स क्या है मेरा आउटलायर इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद आता है फीचर स्केलिंग। फीचर जो है, फीचर मतलब जो मेरा एक्स है उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर इंप्रूव करने के लिए मैं कुछ टेक्निक्स यूज कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे दिखा रखी है बहुत सारी टेक्निक्स हैं स्केलिंग करने के लिए। आप मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग कर सकते हो जो डेटा को स्केल कर देगा बिटवीन 0 एंड 1। बिकॉज आप सोचो ना, इतने सारे वेरिएबल्स हैं,
कोई कोई वेरिएबल होगा, सपोज एज है, उसका लिमिट है 20 से लेकर 80 तक, ठीक है, जिस बोरोवर्स को आप लोन दे रहे हो। और एक है इनकम, इनकम जा रहा है 10 लाख से लेकर 25 लाख तक। तो दोनों अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट स्केल पे हैं तो उसके कारण आपका मॉडल अफेक्ट होता है, आपका मॉडल जो है वो इम्पैक्ट होगा उस कारण से। तो आपको स्केलिंग करनी पड़ती है अपने फीचर्स की। तो आप उस केस में मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग कर सकते हो, जो 0 और 1 के बीच में ले आएगा वैल्यूज को। आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो, जो बेसिकली जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देगा वैल्यूज को। आप उसके अलावा कुछ रॉबस्ट स्केलिंग भी कर सकते हो, ये एडवांस लेवल के मेथड्स हैं। तो ये सारा क्या है, फीचर स्केलिंग। तो अगर आपको किसी को भी, अगर मैं बोलता हूँ एफडीपी नहीं भी करना हो, बट कहीं ना कहीं आपने डेटा साइंस पढ़ा हुआ है, सीए फाइनल में लोग रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, सीएफए में लोग सीएफए लेवल 2 में पढ़ते हैं, एफआरएम में लोग एफआरएम पार्ट 1 में पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डेटा प्रिपरेशन में क्या स्टेप्स होते हैं। ऑल दीज आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा प्रिपरेशन, एंड ये सारे स्टेप्स आपको इन्हीं ऑर्डर में करने हैं। अगर आप स्प्लिटिंग डेटा को बाद में ले गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यू हैव टू डू ऑल दीज स्टेप्स इन अ सर्टेन ऑर्डर। तो इस तरह का पाइपलाइंस हमने बना रखा है, इस तरह के माइंड मैप्स बना रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे चीजों को मेमोराइज करने में। एंड सेकेंडली, रियल लाइफ में कंसल्टिंग लेवल पे ये सब चीजें कैसे होती है वो आपको पता लगेगा। फिर आपको वेरिएबल सिलेक्शन करना है, मैं इसमें डिग नहीं कर रहा हूं, बट वेरिएबल सिलेक्शन के लिए भी हर एक शीट हमने बना रखी है, हर एक चीज के ऊपर शीट है। बेसिक फिल्टर्स, स्टैटिस्टिकल फिल्टर्स, रैपर मेथड्स, एम्बेडेड मेथड्स, ये सारे मेथड्स यूज करके आप वेरिएबल सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे एम्बेडेड मेथड्स काफी फेमस है, रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, हर एक चीज के ऊपर एक्सेल शीट बनाया हुआ है एंड डेटा में पूरा दिखाया हुआ है कैसे हम लोग वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कैसे चूज करने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, मॉडल बिल्डिंग करोगे। मॉडल बिल्डिंग में आप कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हो, वहां पे आपका डोमेन नॉलेज काम आता है, ठीक है। आपका स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज भी काम आएगा, और उसके अलावा आपका डोमेन नॉलेज भी काम आता है कि हाँ आपको पता है इस तरह के डेटा में तो हमेशा इस तरह का मॉडल वर्क करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा मॉडल जो आप डेवलप करोगे रेगुलेटर उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैंने बोला, लोग न्यूरल नेटवर्क बना लिए बट रेगुलेटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको वो मॉडल में माथा लगाना ही नहीं है जो रेगुलेटर एक्सेप्ट नहीं करने वाला, जो ब्लैक बॉक्स है, चाहे जितना भी मर्जी उसका एक्यूरेसी हो। फिर आता है मॉडल का इवैल्यूएशन, मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करना। तो उसमें हम लोग मॉडल वैलिडेशन करते हैं, मॉडल वैलिडेशन, मॉडल वैलिडेशन को यूज करते हैं एंड साथ में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, आई वुड से। मॉडल वैलिडेशन से मैंने जैसे बोला ना कि नमक आप टेस्ट करोगे, अगर नमक कम है तो नमक डालोगे, तो इस तरह से आप क्या करते हो, पैरामीटर्स को ट्यून करते हो, उसको बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। पैरामीटर्स को ट्यून करते हो, बेटर करते हो, एंड अल्टीमेटली आप मॉडल को चेक करोगे बाहर में, आउट ऑफ सैंपल डेटा में आप टेस्ट करोगे कि वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिकॉज जिस मॉक टेस्ट पे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, क्या अगर वही आपका रियल एग्जाम होने वाला है? नहीं, अगर वही रियल एग्जाम हुआ तो तब तो सब भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। रियल एग्जाम एक नए पेपर में होगा, मॉक टेस्ट वाज जस्ट फॉर योर ट्रेनिंग। तो आपको मॉडल को इवैल्यूएट करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है। वो मॉडल इवैल्यूएशन के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स है, कौन सी टेक्निक्स कहाँ यूज करते हैं उसके ऊपर डिस्कशंस है। सो दिस एंटायर थिंग इज द रिग्रेशन मास्टर पाइपलाइन, जिस तरह की कंसल्टिंग में लोग यूज करते हैं। हमने प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं, एक एक स्टेप के ऊपर पूरा एक्सेल शीट दिखाया हुआ है, एग्जांपल दिखाया हुआ है, एंड यही चीज हम ट्रेनिंग में करने वाले हैं थ्रू हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, राइट। आप जितना मर्जी यूट्यूब का वीडियोस देख लो, आप यूडेमी के कोर्सेज कर लो, आपको ये नहीं मिलने वाला। दैट इज माई यूएसपी, दैट इज आर यूएसपी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि ये हमने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस से बनाया। इज दैट क्लियर? ये हो गया रिग्रेशन का बात। आई कैन ऑल्सो शोकेस सम एग्जांपल्स ऑन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, आपको क्लासिफाई करना है एक कमिंग बोरोवर को एज अ गुड लोन और अ बैड लोन सपोज। तो उस केस में भी बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। जैसे एलडीए यूज होता है, एलडीए लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। एक होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम। नाउ एलडीए के अंदर मैथ्स है, एसवीएम के अंदर मैथ्स है। अगर आप जनरल कोई वीडियो देखोगे, कोई उसके मैथ्स में जाएगा ही नहीं, उसका एक कोड बना होगा, वो पाइथन का कोड आप भी रन करोगे, पैकेज बना होगा, उसको रन करोगे, आपको लगेगा आपको एसवीएम एलडीए आ गया। वैसा नहीं है, हमें पता है उसका मैथ्स डिफिकल्ट है, इसके लिए हमने क्या कर रखा है, हमने विजुअलाइजेशंस की हुई है। मतलब एसवीएम में क्या होता है, बेसिकली आपके पास दो क्लास है, एक ऑरेंज क्लास है, एक ब्लू क्लास है। इमेजिन कर लो, सपोज ऑरेंज है आपका
डिफॉल्टिंग क्लास, ब्लू है नॉन डिफॉल्टिंग क्लास। तो आपको दोनों को सेपरेट करना है, तो उसके बीच में आपको क्या करना होगा, एक लाइन डालना होगा। एलडीए का भी यही लॉजिक है, एसवीएम का भी यही लॉजिक है, बट डिफरेंस क्या है, एसवीएम में सपोर्ट वेक्टर्स को हम यूज करते हैं। सपोर्ट वेक्टर मतलब कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट को ठीक से क्लासिफाई कर लो अलग अलग, तो बाकी पॉइंट्स तो क्लासिफाई हो ही जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, अब यहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व है, वो मैथ्स को हम लोग विजुलाइज करेंगे कि बेसिकली हमें ये दो पॉइंट्स के बीच में एक हाईवे बनाना है। एक हाईवे जो दोनों ग्रुप्स को सेग्रीगेट करेगा, सेपरेट करेगा। वो हाईवे किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि पहली बात है वो दोनों ग्रुप्स को अच्छे से सेपरेट करे, एंड इस हाईवे का जो विड्थ है ना वो मैक्सिमाइज हो। जितना बड़ा हाईवे होगा उतना अच्छा है ना। तो अब यहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व है, बट वो मैथ्स को हम लोग कैसे शो करते हैं, थ्रू दीज विजुअलाइजेशंस। सी, आप जैसे मर्जी हाईवे बना सकते हो, कौन सा हाईवे बनाए, किस एंगल पे हाईवे बनाए कि आपका मैक्सिमम मार्जिन विड्थ हो, क्योंकि जितना मोटा हाईवे होगा उतने एक्सीडेंट्स का डर कम है। तो ये क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर्स को यूज कर रहे हो, कॉर्नर पॉइंट्स को यूज कर रहे हो, कॉर्नर पॉइंट्स को ठीक से क्लासिफाई कर रहे हो, तो पीछे के तो अपने आप क्लासिफाई हो ही जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हो कि आपका जो हाईवे है उसका विड्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो। इसके अंदर पूरा मैथ्स है, बट जैसे ही मैंने आपको विजुअलाइजेशन दिखाया ना, आपको एक चीजें ग्रास्प होनी शुरू हो गई होंगी। तो हम लोग भी मैथ्स कवर करेंगे, उसको हम एस्केप नहीं कर सकते, बट मैथ्स को कवर करने के लिए हम लोग साथ में विजुअलाइजेशंस करने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल है एलडीए, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। उसमें भी क्या, आपको दो ग्रुप्स को सेपरेट करना है, ऑरेंज को और ब्लू को। तो आप क्या करोगे, एक लीनियर सेपरेटिंग लाइन डालोगे। सपोर्ट वेक्टर में सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स यूज करते हैं, यहां पर हम पूरा डेटा यूज करते हैं, और इस तरीके से लीनियर सेपरेटिंग लाइन निकालते हैं कि आपका जो वेरिएंस है बिटवीन द ग्रुप्स, मतलब दोनों ग्रुप्स बहुत दूर दूर रहे, एंड विद इन द ग्रुप जो वेरिएंस है वो कम रहे। राइट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा विजुअली कि आप कैसे लाइन को रखोगे। क्या लाइन को ऐसे रखें, नहीं, लाइन को कहां रखें कि आप ठीक से सेपरेट कर पाओ दोनों ग्रुप्स को। तो आप विजुअली देख पा रहे हो, फिर उसी चीज को आप मैथमेटिकली भी सॉल्व करोगे। राइट, ये एक एंगल आया, ये एंगल को आप मैथमेटिकली भी सॉल्व करने वाले हो फिर बाद में। तो आप इजिली अपने आप को क्या कर पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे कि यस, हाउ वी आर डूइंग इट। ठीक है, उसके अलावा उसके पीछे का मैथ्स क्या है, वो मैथ्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमने पूरा विजुअलाइजेशन टूल्स बनाए हुए हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो इस लेवल के टूल्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ये हमारा कंसल्टिंग वर्क है जो हमने किया है अलग अलग कंपनीज के लिए, एंड इस तरह की एनिमेशन जिसमें बहुत मेहनत लगती है, एक एक्सेल शीट में बहुत सोचना पड़ता है, उसके बाद ही बनाई हुई है। ये विजुअलाइजेशंस आपको दिखाई जाएंगी, और जो हमने पाइपलाइंस आपको दी है वो दी जाएंगी। हम लोग आपको हैंड्स ऑन एक्सरसाइज भी करवाएंगे, ताकि आप खुद समझ सको किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन के एग्जांपल हो गए, रिग्रेशन के एग्जांपल हो गए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग आता है। क्लस्टरिंग जैसे मैंने बोला, आप क्लस्टर्स बनाओगे सच दैट जो आपके ऑब्जर्वेशंस है विद इन द क्लस्टर वो क्या है, सिमिलर है, एंड एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से बहुत अलग होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने क्या कर रखा है, विजुअलाइजेशन टूल बनाया हुआ है। यहाँ पर है आपका के मींस क्लस्टरिंग। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मुझे इसको क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, तो मैंने कुछ टूल्स बनाए हुए हैं जो मेरे को हेल्प करेंगे वो क्लस्टर्स में डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्या पीछे में रन हो रहा है, जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन आप बेटर उसको एक्नॉलेज कर पाओ, उसके लिए हम लोग इस तरह की एनिमेशंस या इंट्यूशंस दिखाने वाले हैं। आप देख रहे हैं ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, क्लस्टर्स बनने शुरू हो गए। 3 क्लस्टर बन गए, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। स्टार्ट किससे किया था, जनरल डेटा सेट से। 3 क्लस्टर्स में डिवाइड हो गए, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। तो इसके पीछे का मैथ्स करेंगे, बट मैथ्स के साथ साथ जब आप एनिमेशंस को देखोगे, इन विजुअलाइजेशंस को देखोगे, तो आप अप्रिशिएट कर पाओगे पीछे में हो क्या रहा है। बिकॉज खाली अगर आप मैथ्स देखोगे ना तो बहुत बोरिंग लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा। पीछे में अगर एक पिक्चर चल रही होगी, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है हर एक स्टेप में। दैट इज आवर वे ऑफ टीचिंग, राइट? इज दैट क्लियर? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए, और भी एग्जाम्पल्स हैं। नाउ बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एफडीपी के बारे में, सर बताइए। तो एफडीपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। अगर आपको एफडीपी करना है, एफडीपी कौन ऑफर करता है, सीएआईए, काफी क्रेडिबल बॉडी है, ऑलरेडी इसका एक फेमस सर्टिफिकेशन है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। उन्होंने ये सर्टिफिकेशन निकाला है, फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल। अगर आपको एफडीपी करना है तो आपको रजिस्टर करना होगा इंस्टीट्यूट के साथ, आपको एनरोल करना होगा। कितना फीस लगेगा, $1350 का फीस लगेगा, वन शॉट।
मतलब अराउंड 1 लाख रुपीस। ये आपका इन्वेस्टमेंट है इंस्टीट्यूट में एनरोल करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए और एनरोल करने के लिए। उसके बाद आपको प्रेपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए। स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करता है, बट वो आपको अलग से परचेज करने का जरूरत नहीं है, मतलब वो चार्जेबल है। हम आपको ऑलरेडी वो चीज प्रोवाइड करने वाले हैं, और हम लोग अपनी सारी क्लासेस जो है वो कोर मटेरियल से ही लेंगे, ठीक है। तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू कोर मटेरियल। उसके बाद हमारी वीडियो क्लासेस होंगी, मतलब वीडियो लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। तो अराउंड 200 आवर्स से लेकर 250 आवर्स का प्रोग्राम होने वाला है पूरा, जिसमें हम लोग एफडीपी को कवर करेंगे। बट हम लोग खाली एफडीपी नहीं कवर करने वाले, हम लोग जैसे बोला हम लोग पाइथन इंप्लीमेंटेशन वगैरह भी दिखाएंगे ना। वो चीज तो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, बिकॉज आपके एग्जाम में कोई भी कोडिंग वगैरह नहीं है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट नहीं है। बट हम लोग करवाएंगे, बिकॉज अगर आपको रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर होना है तो आपको पाइथन वगैरह पे वर्क करना आना चाहिए। उसके अलावा ऑल्दो बहुत सारी चीजें एफडीपी में कवर्ड है, बट 10% ऐसी चीजें हो सकती है जो हमें लगता है हमें एक्स्ट्रा पढ़ानी है, एफडीपी में नहीं कवर्ड, तो उसके लिए एक अलग से मॉड्यूल होगा, एडिशनल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस बोल सकते हो। तो वो टोटल मिला के आपके अराउंड 250 आवर्स का प्रोग्राम होने वाला है। इन क्लासेस में आपको प्राइमर्स भी मिलेंगे, मतलब अगर किसी का कोई मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो मैथ्स के प्राइमर होंगे, स्टैट्स के प्राइमर होंगे और पाइथन के प्राइमर होंगे। तो कोई बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स समझ में नहीं आता तब आपको ये प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, राइट। इतना मतलब बेसिक लेवल का मैथ्स आपको आना चाहिए कि कोई आपको अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवाइज करवा रहा है या ज्योमेट्री थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा है, ऑल्दो विद विजुअलाइजेशंस, तो आप उसको ग्रास्प कर पाओ। अगर आप बिल्कुल ही मैथ को हेट करते हो देन डेटा साइंस इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर यू, राइट। 10th का मैथ्स आता है और आता है, मतलब खाली ऐसा नहीं कि पास कर लिया, अगर अच्छे से आता है और आपकी आपकी इच्छा है अंदर से कि हाँ मैं सीखने के लिए रेडी हूं, तभी आप डेटा साइंस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, राइट। तो प्राइमर्स भी रहेंगे एक्सेल के ऊपर, पाइथन के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर। तो कोई बैकग्राउंड एज सच नहीं चाहिए, बट यस एक इच्छा होनी चाहिए कि मैथ्स समझने के लिए रेडी है। बहुत हाई फाई लेवल का मैथ्स नहीं है। हम लोग एक कोर्स करवाते हैं क्वांट फाइनेंस, उसमें हाई फाई लेवल का मैथ्स है। यहाँ पर हाई फाई लेवल का मैथ्स नहीं है, बट यस कहीं कहीं पर आपको ज्योमेट्री वगैरह की नॉलेज चाहिए, तो वो हम आपको बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए प्राइमर्स होंगे। पाइथन आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, पाइथन के लिए आपको प्राइमर मिलेंगे, राइट। अगर सीखने की इच्छा है, आपको इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री कुछ भी याद नहीं है, नो इश्यूज, हम लोग विजुअलाइजेशंस के साथ आपको दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। सी अगर आपको कुछ नया सीखना है तो सीखने की इच्छा चाहिए सिर्फ, अदरवाइज क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का 2 क्लास होगा, ज्योमेट्री का 4 क्लास होगा, आपको सब समझ में आएगा। कोई यहाँ पर बैठ के हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़ा ना सॉल्व करने हैं, हमें सिर्फ ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए ताकि हम एल्गोरिथम्स का इंट्यूशन ले सकें, राइट। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस भी हम लोग क्लासेस में सॉल्व करके देंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस भी अलग से होने वाली है, वो तो एग्जाम के लिए रहेंगी। क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है एफडीपी में? क्वेश्चंस का पैटर्न इज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस होंगे। आपको आइटम सेट से मिलेंगे। आइटम सेट में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होगा और उसके 3-4 कंबाइंड क्वेश्चन होंगे एक ही कॉम्प्रिहेंशन से, तो वो आपका आइटम सेट हो गया। और आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स भी होंगे, मतलब आपको थ्योरी लिखना है। इट्स सिंपली अ मिक्सचर ऑफ सीएफए L1 L2 L3, तीनों का मिक्सचर एक ही पेपर में डाल दिया। और इनफैक्ट अलग अलग टाइम दे रखे हैं, कब आपसे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स पूछा जाएगा, कब आपसे एमसीक्यू एंड आइटम सेट पूछा जाएगा। मतलब ऐसा कुछ दे रखा है कि 135 मिनट पहले आपका एमसीक्यू और आइटम सेट होगा, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में अराउंड 65 मिनट्स का होगा। तो 4 घंटे का एग्जाम है, एमसीक्यू, आइटम सेट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है। टेस्ट जो होगा वो प्रोमेट्रिक सेंटर्स पे होगा। प्रोमेट्रिक सेंटर्स पे मतलब आपको बुकिंग करना है, आप जाओगे प्रोमेट्रिक सेंटर पे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, जिस तरह से अभी सीएफए एफआरएम में हो रहा है। या आरपीटी भी हो सकता है। आरपीटी मतलब रिमोट प्रॉक्टर टेस्ट, आप घर से भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैमरा वगैरह है शो करने के लिए, तो आप घर से भी टेस्ट ले सकते हो, रिमोट प्रॉक्टर्ड टेस्ट। श्वेजर वगैरह का बुक्स भी निकला है इसका, ठीक है, ऑलरेडी श्वेजर का बुक्स भी निकल चुका है, तो इतना अट्रैक्शन इसका मार्केट में आ रहा है। उसके बाद आप एग्जाम पास करोगे, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा एग्जाम पास करने का। एग्जाम पास करने से आपको चार्टर नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट शो करना है कि आपने आर का या पाइथन का कोर्स किया है अप्रूव्ड प्रेप प्रोवाइडर से। मतलब हमारा सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ऑल्दो नॉलेज चलेगी, बट सर्टिफिकेट आपको कुछ अप्रूव्ड प्रेप प्रोवाइडर्स हैं जिनसे आपको आर या पाइथन सीख के एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा एफडीपी को।
मतलब इंस्टीट्यूट को, और वो आपको चार्टर होल्डर बना देंगे कि हाँ आपने थ्योरेटिकली एग्जाम पास किया है, आपने प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दिया कि आपने आर में या पाइथन में उस चीज को सीख लिया है, तो उस केस में आपको चार्टर होल्डर मिल जाएगा एंड देन यू विल बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, राइट। दिस विल बी योर टाइमलाइन फॉर द एफडीपी एग्जाम। किसी को इसमें लेके कोई डाउट है? इसमें कोई भी डाउट? कोई प्री क्वालिफिकेशन है कि नहीं? प्री क्वालिफिकेशन है कि आपने +2 पास किया हो, दैट इज द ओनली प्री क्वालिफिकेशन। कोई और डाउट इसमें? नो डाउट्स, आगे चलते हैं। क्या करिकुलम है इसका? ठीक है, लिखने को आपको यहाँ पे 11 चैप्टर्स दिख रहे होंगे, बट अल्टीमेटली बहुत बड़ा करिकुलम है। ठीक है, मैंने एक शीट बना रखी है सारे के सारे लर्निंग आउटकम्स की, तो बहुत 500+ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर एक चीज के ऊपर सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर, सब कुछ कवर्ड है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि 250 आवर्स रिक्वायर्ड है, बट मेरे ख्याल से अराउंड 400 घंटे आपको चाहिए इतना वास्ट करिकुलम कवर करने के लिए। 400 आवर्स मतलब 250 आवर्स हमने पढ़ाया, बाकी 150 आवर्स आपका सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अभी मैं नाम लूंगा आपको समझ में नहीं आएंगे, बट अल्टीमेटली आर एक्सपीरियंस सेज कि मोटा मोटी सब कुछ जो डेटा साइंस में होता है, जो शायद हमने भी अभी तक नहीं पढ़ा था, वो सब चीजें भी कवर कर दी है, जैसे कि एथिक्स वगैरह भी दे दिया, डेटा के ऊपर रेगुलेशंस क्या है वो सब भी दिया हुआ है, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको जैसे मैंने बोला फाइनेंस में रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के मॉडल्स हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा के मॉडल्स हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर रिग्रेशन मॉडल्स हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं, क्लस्टरिंग मॉडल्स हैं, डायमेंशन रिडक्शन मॉडल्स हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, सब कुछ है। मैं जैसे अगर आपको दिखाना चाहूँ तो हर तरह के एल्गोरिदम्स कवर्ड है सिलेबस में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक समरी बनाया हुआ है। यू हैव रिग्रेशन एल्गोरिदम्स, यू हैव क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। रिग्रेशन मतलब y कंटीन्यूअस वेरिएबल है, y न्यूमेरिकल वेरिएबल है, जैसे मैंने बोला। ठीक है, न्यूमेरिकल, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट। क्लासिफिकेशन, y एक क्लास है, कैटेगरी है, डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट, उसके एल्गोरिदम्स हैं। क्लस्टरिंग, आपको डेटा को क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, सेगमेंटेशन करना है। डायमेंशन रिडक्शन, आपके पास 10,000 वेरिएबल्स है, 10,000 एक्स है, 10,000 एक्स से मॉडल बनाओगे तो मॉडल का इंटरप्रिटेशन गिर जाएगा, रेगुलेटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको डायमेंशंस को रिड्यूस करना चाहिए, मॉडल को सिंपल रखना चाहिए। तो कैसे डायमेंशंस को रिड्यूस करें? डायमेंशन रिडक्शन। एनॉमली डिटेक्शन, आउटलायर डिटेक्शन कैसे करना है ऑडिट वगैरह के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एनॉमली डिटेक्शन भी आपके सिलेबस में कवर्ड है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सारी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है ना, उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होता है। बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, एक एजेंट रहेगा, एक इन्वायरमेंट होगा, एजेंट को उस इन्वायरमेंट को देख के एक्शंस लेने हैं सच दैट द रिवॉर्ड इज मैक्सिमाइज्ड। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो उसको इन्वायरमेंट लेना है, जो भी गाड़ियां आ रही है आस पास आगे पीछे से, उस इन्वायरमेंट को देखते हुए एक्शन लेना है, कब ब्रेक दबानी है, कब क्लच दबाना है, कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, सो दैट द रिवॉर्ड इज मैक्सिमाइज्ड। यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है? एक्सीडेंट ना होना, दैट इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, या आप बोल सकते हो पेनल्टी मिलेगी अगर आप कुछ गलती करोगे, तो पेनल्टी क्या होगा? एक्सीडेंट। तो वो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। एल्गो ट्रेडिंग में यही तो हो रहा है। एल्गो क्या करेगा? वो चेक करेगा स्टॉक मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है, उसके हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और एग्रेसिव बाय करना चाहिए, एग्रेसिव सेल करना चाहिए, या होल्ड करना चाहिए, ताकि आपका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइज हो। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। डीप लर्निंग भी कवर है, जिसको एडवांस लेवल ऑफ मशीन लर्निंग बोलते हैं। अगर आपके डेटा में जो वेरिएबल्स हैं उसमें बहुत कम्प्लेक्स नॉन लीनियर इंटरेक्शन है, कम्प्लेक्स नॉन लीनियर इंटरेक्शन, तो उस केस में आप डीप लर्निंग यूज करते हो, तो उसके भी एल्गोरिदम्स गिवन है। टेक्स्ट माइनिंग, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे कैसे काम करना है, अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे स्क्रैप करना है, पहली बात कैसे लेके आना है एक मॉडल के अंदर, और उसके ऊपर क्या एल्गोरिदम लगाने, दोनों हम सीखने वाले हैं। टेक्स्ट माइनिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस भी कवर है। अगर आपको एक टाइम सीरीज डेटा में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, सीजनैलिटी आइडेंटिफाई करनी है, साइक्लिकलिटी आइडेंटिफाई करनी है, वो पैटर्न्स को मॉडल करना है, जो एक टाइम सीरीज डेटा में होता है, मतलब डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक प्राइसेस का डेटा आपने ले लिया, या स्टॉक रिटर्न्स का डेटा आपने ले लिया, उसमें आप ट्रेंड लेना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, आप सीजनैलिटी पकड़ना चाहते हो, साइक्लिकलिटी पकड़ना चाहते हो, और उन पैटर्न्स के बेसिस पे फोरकास्ट करना चाहते हो, तो टाइम सीरीज एनालिसिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द एफडीपी करिकुलम, राइट। तो एफडीपी करिकुलम पूरी तरह से फाइनेंस के ऊपर फोकस्ड है, एंड हर एक तरह के डेटा साइंस के एल्गोरिदम इसमें कवर्ड है। अच्छा, एफडीपी का एग्जाम कब कब होता है? एफडीपी का एग्जाम साल में 2 बार ही होता है, अप्रैल में और अक्टूबर में। हम लोग जो पहला अटेम्प्ट पढ़ा रहे हैं
दैट विल बी फॉर अक्टूबर, बिकॉज अप्रैल तक हम सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग अक्टूबर के लिए पढ़ाने वाले हैं। बट यस, फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स हम लोग अक्टूबर एज वेल एज अप्रैल के लिए पढ़ाएंगे, राइट। तो ये आपका सारा करिकुलम है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिखाया हुआ है किस तरह का आपका एग्जाम होगा। ये एग्जाम होगा, इसमें कैलकुलेटर यूज होगा। कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन ही मिलने वाला है। कौन सा? साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये आपको यूज करना है। ये मैंने एक डेमो निकाला है, एफडीपी डेमो एग्जाम ऑनलाइन है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना होगा, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? एमसीक्यू होंगे, 3 ऑप्शंस आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कैलकुलेटर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको कोई फिजिकली कैलकुलेटर कैरी नहीं करना है, आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलने वाला है। तीसरा ये क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, जिसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा है और नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको पूरा फिल करना है, पूरा लिखना है। यहाँ इंग्लिश वगैरह मैटर नहीं करेगी, क्लियरली लिखा हुआ है पेपर में कि इंग्लिश मैटर नहीं करेगी, आपके कीवर्ड्स मैटर करेंगे और आप क्या चीज एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। आगे चले। आगे एफडीपी जो है वो क्यों आपको करना चाहिए, आपको करिकुलम लेवल पे तो समझ में आया, बट बहुत सारे लोग सीएफए कर रहे हैं, एफआरएम कर रहे हैं, उसके साथ क्या एफडीपी करना चाहिए? देखो पहली बात है, एफडीपी क्रेडिबल बॉडी कंडक्ट कर रही है, सीएआई है, तो सर्टिफिकेशन का तो कोई ये बोल नहीं सकता कि वैल्यू है कि नहीं, डेफिनेटली वैल्यू है, बिकॉज क्रेडिबल बॉडी कंडक्ट कर रही है, तभी श्वेजर ने भी अपना बुक्स निकाला है उसके ऊपर। एंड मैं काफी देख रहा हूँ लिंक्डइन पे इसका बहुत चर्चा हो रहा है, बिकॉज फाइनेंस में डेटा साइंस फोकस ऐसा कोई करिकुलम नहीं है। बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक चीजें कवर हो रही हैं। मतलब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर डेटा को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद मॉडल कैसे बनते हैं, मॉडल को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एडवांस लेवल तक आप टेक्स्ट माइनिंग भी सीख रहे हो, डीप लर्निंग भी सीख रहे हो, सब कुछ कवर्ड है। आज अगर आप एफडीपी करते हो तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने वाला है। मतलब जैसे मैंने 10 साल पहले एफआरएम किया था ना, उस टाइम पे एफआरएम का इतना अवेयरनेस भी नहीं था, बट उसी कारण से मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। तो अगर आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए कि आज से 3-4 साल बाद ये सर्टिफिकेशन का बहुत वैल्यू होगा, तो क्यों ना हम पहले से करके रखें। डेटा साइंस तो डेफिनेटली नेसेसिटी होने वाला है इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें एफडीपी सर्टिफिकेशन से मिलेगा। एंड क्या ये बाकी सर्टिफिकेशन से जेलअप करता है? डेफिनेटली यस। ये सीए के साथ, सीएफए के साथ, एफआरएम के साथ जेलअप करता है। अगर आपको फाइनेंस में ही आगे फोकस करना है और आपको डेटा पे काम करने में मजा आता है, आपको मॉडल्स पे काम करने में मजा आता है, राइट। अगर आपको थ्योरी वगैरह, लॉ वगैरह में मजा आता है, देन दिस कोर्स इज डेफिनेटली फॉर नॉट फॉर यू। अगर आपको डेटा पे काम करने में मजा आता है, आपको कंसल्टिंग ओरिएंटेड रोल्स पे काम करना है जहां पे आप नए नए मॉडल्स बनाओगे ऑन अ डेली बेसिस, तब आपको ये सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, राइट। अगर मैं थोड़ा सा सूटेबिलिटी मैट्रिक्स डिस्कस करूं, तो सीएफएस जो लोग मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला टेक्निकल स्कोर, फंडामेंटल स्कोर, सेंटिमेंट स्कोर, आजकल ये सब हो रहा है मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। आप पूछ लीजिए किसी से भी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम कर रहा हो, सब लोग सेंटिमेंट एनालिटिक्स के ऊपर मॉडल बना रहे हैं अपना कंपनी के अंदर। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर आपको काम करना है, देन आप डेफिनेटली एफडीपी कर सकते हो, बट आप लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद करोगे तो बेटर रहेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग एटलीस्ट लेवल 1, क्योंकि आपको मेच्योरिटी मिल जाएगा थोड़ा सा फाइनेंस का, थोड़ा सा स्टैट्स का, तो यहाँ पर आप अच्छे से एफडीपी को समझ पाओगे। एफआरएम, अगर आप कोर रिस्क कंसल्टिंग में काम करना चाहते हो या रिस्क एनालिटिक्स में काम करना चाहते हो, आपको क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स में जाना है या आपको मार्केट रिस्क एनालिटिक्स में जाना है, ऑपरेशनल रिस्क एनालिटिक्स में जाना है, तो उस केस में आप एफडीपी कर सकते हो। आपको कब स्टार्ट करना चाहिए? आफ्टर कंप्लीटिंग एटलीस्ट पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 करने के बाद करोगे तो बेटर रहेगा। पार्ट 1 करने के बाद सीएज, जो लोग फाइनेंस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, उनको वो प्लेन वनीला ऑडिट का काम या अकाउंटिंग का काम या टैक्सेशन का काम नहीं करना, ठीक है। इनफैक्ट इक्विटी रिसर्च में मैं देख रहा हूँ आजकल एनालिटिक्स आ रहा है इक्विटी रिसर्च में। जैसे मैं क्या देख रहा था, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बेसिकली कंपनीज का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना होता है, यही करते हो ना आप वैल्यूएशंस में, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वो बोल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से अच्छा क्यों ना हम क्या करें, हम हिस्टोरिकल डेटा लें सारी कंपनीज का, उसके फंडामेंटल्स का डेटा होगा, और कितना पी, कितना प्राइस अर्निंग रेशो मार्केट ने उनको दिया है वो निकाल दो। मतलब वाई क्या है? पी रेशो विच हैज बीन रिवॉर्डेड बाय द मार्केट। आज अगर कोई स्टॉक है, उसके फंडामेंटल्स आपके पास हैं, उसको कितना पी मिलना चाहिए आप फोरकास्ट कर सकते हो। तो आपको तो उस वैल्यूएशन में इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यूएशन में।
मार्केट क्या दे सकता है आपको प्राइस, आपको उससे मतलब होना चाहिए। और अगर आपका करंट प्राइस उससे कम है तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। आपका करंट प्राइस उससे ज्यादा है तो आप सेल करोगे। तो मैं लेटेस्ट में पढ़ रहा था कि जो पुराना वैल्यूएशन का तरीका है ना, वो रिडंडेंट होने वाला है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लो, कैश फ्लो लो, डिस्काउंट करो। ठीक है, शायद उसको यूज भी करेंगे, बट उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे विद दिस न्यू एज ऑफ लर्निंग, जहां पर हम मशीन लर्निंग बेस्ड वैल्यूएशंस भी कर रहे हैं। हम हिस्टोरिकल डेटा लेंगे, फंडामेंटल्स का, टेक्निकल्स का, देखेंगे मार्केट ने क्या पी रिवॉर्ड किया है और उस तरह की कंपनी को आज क्या पी मिलना चाहिए। तो हमें पता लग जाएगा, वो पी पता लग जाएगा तो हम निकाल सकते हैं इस कंपनी का क्या प्राइस होना चाहिए। ये उसका प्राइस होना चाहिए गिवन दैट मार्केट जिस तरह से बिहेव करती है, एंड आज उसका एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे आप एनॉमली निकाल सकते हो, अंडर प्राइसिंग या ओवर प्राइसिंग देख सकते हो। एंड दिस इज द हॉटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है आजकल इक्विटी रिसर्च के अंदर, वैल्यूएशंस के अंदर। तो अगर किसी को फाइनेंस कंसल्टेंट बनना है, इक्विटी रिसर्च में जाना है, या ऑडिट लेटेस्ट वाला करना है एनालिटिक्स टाइप का, तो उस केस में डेफिनेटली आप एफडीपी कर सकते हो। रेकमेंडेड रहेगा कि आप सीए इंटरमीडिएट करके करो, सीए इंटरमीडिएट, राइट। नाउ एफडीपी का जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको डिक्टेटेड नोट्स मिलेंगे, वो हमारा स्टाइल ही वैसा, डिक्टेशंस वगैरह रहेंगी। 2 सेट ऑफ क्लासेस होने वाला है, एक मैं लूंगा जो इंग्लिश में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में, एंड एक मेरे पार्टनर लेंगे जो प्योर इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो हर एक क्राउड अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से उस कोर्स को ले सकता है। द कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर। हमारा जो करंट मशीन लर्निंग का कोर्स है, ठीक है, जो लोग करंट बूट कैंप इन मशीन लर्निंग के लिए एनरोल कर रखे हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया न्यूज हो गया है, बिकॉज हम लोग उनको मर्ज कर रहे हैं इनटू एफडीपी विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा फीस। मतलब आपको एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा, आपको एग्जाम देना है तो आप एग्जाम दे सकते हो, एट द सेम टाइम जो हम पहले से पढ़ा रहे थे वो तो हम पढ़ाएंगे। तो जो करंट बूट कैंप इन मशीन लर्निंग के लोग हैं, उनको हम ऑटोमेटिकली मर्ज कर दिए हैं इनटू एफडीपी प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? एंड आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करना है एफडीपी प्रोग्राम के लिए। मैंने आपको शुरू में बोला था, आप ड्यूअल सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, मतलब आपको एग्जाम देना है, आप एग्जाम दीजिए, एफडीपी का सर्टिफिकेशन लीजिए। सपोज कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे सिर्फ डेटा साइंस सीखना है, मुझे एग्जाम नहीं देना, तो उस केस में हमारा एक एग्जाम होगा 3 आवर्स का, बूट कैंप इन मशीन लर्निंग का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। बट इफ यू कंपेयर, ऑब्वियसली कौन सा सर्टिफिकेशन ग्लोबल लेवल पे अप्रूव्ड है, वो है एफडीपी। बट हमारा सर्टिफिकेशन डेफिनेटली आप सीवी में दिखा पाओगे, आपको एग्जाम पास करने के बाद ही मिलेगा। 3 आवर्स का बूट कैंप इन मशीन लर्निंग के नाम से आपको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है बाय पीक्स टू टेल्स। किसी को दोनों लेना है कि मैं एफडीपी का एग्जाम भी दूंगा, मैं बूट कैंप इन मशीन लर्निंग भी लिखूंगा, लिखो आप, क्योंकि जैसे मैंने बोला, हम खाली एफडीपी नहीं कवर करेंगे, हम एक्स्ट्रा भी कवर करने वाले हैं जो भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, एंड हम सब कुछ पाइथन में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो आप दोनों सर्टिफिकेशन लेके दोनों के दोनों सीवी में दिखा सकते हो। जो वीडियोस रहेगा वो 200 से लेकर 250 आवर्स का रहेगा टोटल में। क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, रीडिंग मटेरियल, कोर मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे, आपको उसके लिए कोई हेडेक नहीं लेना। ठीक है, कोर मटेरियल आपको फिजिकली प्रोवाइड किया जाएगा बाय कुरियर। वो कुरियर का जो भी चार्ज होगा 250-300 रुपीज वो आपको पे करना होगा। तो कुरियर आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक, और आपको स्टडी मटेरियल भी कुरियर किया जाएगा। बिकॉज मुझे पता है जब लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो उनको बुक्स वगैरह आती है ना, तो एक अटैचमेंट फील होती है रादर देन ऑनलाइन मिलना। तो वो अटैचमेंट मैं चाहता हूँ कि आप वो फील करो, इसीलिए मैं कुरियर करवा रहा हूँ, अदरवाइज आप खुद भी प्रिंट निकाल सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, ऑल विल बी कुरियर टू यू। जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको वो कुरियर कर दिया जाएगा। एंड लास्टली हम लोग पाइथन में भी इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, पाइथन में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कुरियर क्या आउट ऑफ इंडिया भी होगा, आउट ऑफ इंडिया भी होगा संयुक्ता, बट जैसे मैंने बोला कुरियर चार्जेस आपको बियर करने होंगे, जो भी एक्चुअल रिसीट होगा कुरियर का वो आपको हम दे देंगे, आप उसको पे बैक कर दीजिएगा। ठीक है, फीस जो रहने वाला है दैट इज 50,000। 1 ईयर एक्सेस के लिए फीस इज 50,000। जो लोग स्टूडेंट्स हैं एंड स्टूडेंट प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, कुछ भी किसी तरह के स्टूडेंट्स हो, बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, सीएफए के स्टूडेंट है, एफआरएम के स्टूडेंट है, सीए के स्टूडेंट है, उनके लिए स्ट्रेट 50% डिस्काउंट है। बट आपको प्रूफ्स सबमिट करने होंगे, उसके लिए मेरी टीम में से आपको कोई कोऑर्डिनेट करेगा वो प्रूफ सबमिट करने के लिए, 50% का डिस्काउंट। अगर आपको लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए तो मतलब 50,000 का फीस हो गया 25,000। अगर आपको लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए, उस केस में हमारा सर्वर कॉस्ट है वीडियोस को रखने का, आपका 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। अगर आपको लाइफ टाइम एक्सेस वीडियोस का चाहिए, वीडियोस आपका लैपटॉप पे भी चलेगा, डेस्कटॉप पे भी चलेगा, मोबाइल पे भी चलेगा, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हमारा है। ठीक है, विंडोज पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा।
तो हर तरह चलने वाला है, लेकिन आपको एक डेस्कटॉप या लैपटॉप का एक्सेस मिलेगा और एक आपको मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा। आप मल्टीपल लैपटॉप्स पे उसको नहीं चला सकते। तो 25,000 का फीस आएगा फॉर 1 ईयर एक्सेस, एंड लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं। मैंने यहाँ पे 50% डिस्काउंट के लिए कुछ कोड दिया हुआ है। जो लोग अभी इंटरेस्टेड है, उनको लगता है कि मुझे इमीडिएटली अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो हम लोग अभी 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए एक्स्ट्रा एक अर्ली बर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं 10% का। मतलब आपने सपोज 1 ईयर का एक्सेस लिया तो 50,000 का फीस बनेगा 25,000। वो 25,000 में आपको एक्स्ट्रा 10% का हम लोग डिस्काउंट कोड दे रहे हैं ओनली टिल टुमारो। वो डिस्काउंट कोड आपका ये है 11QSI। आपको बेसिकली हमारी वेबसाइट में जाना है, पीक्स टू टेल्स वेबसाइट में जाके आपको प्रोडक्ट्स में जाके उसको एनरोल करना है। आप डिस्काउंट कोड डालोगे तो आप उसको ले पाओगे। कौन सा कोड डालना है आपको? 11QSI। तो आपका बेसिकली 50% ऑफ तो हो ही जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका फीस 50,000 दिखा रहा है। अगर आप ये कोड डालोगे तो आपका 50% ऑफ तो हो ही जाएगा। सेकेंडली आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा टिल टुमारो, टिल 19th। अगर आपको लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए तो आपका फीस बनता है 35,000, बट अगेन आपको 10% ऑफ ही मिलेगा उसके ऊपर, 3500 अगर आप कल तक उसमें रजिस्टर करते हो तो अराउंड 31,500 फीस आएगा आपका। ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें पास्ट में 35,000 फीस पे किया हुआ है। डोंट वरी, वो 35,000 फीस जिन्होंने भी पे किया हुआ है, उस केस में वो जो एक्स्ट्रा पैसा है आपका, वो हम आपके किसी कोर्स में एडजस्ट कर देंगे। तो आपका मनी विल नॉट बी वेस्टेड, इट विल बी एडजस्टेड इन सम अदर कोर्स। उसके लिए आप हमें एक मेल कर देंगे, दैट विल बी ऑल। राइट, तो इस तरह से हम कोर्स फैसिलिटेट करने वाले हैं। आपको 1 ईयर एक्सेस लेना है, मैं चाहूंगा कि आप 1 ईयर एक्सेस से स्टार्ट करें। आपका जो फीस आएगा वो आएगा 25,000, एंड आप कल से पहले रजिस्टर करते हो तो आपका 22,500 फीस आने वाला है। और अगर आपको लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए, इन दैट केस योर फीस विल बी 31,500। राइट, नाउ मैं चाहूंगा आपके क्वेश्चंस लेने, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से सब कंप्लीट कर दिया। एक तो एफडीपी का रेलेवेंस क्या है, जैसे मैंने बोला यू हैव टू अडेप्ट टू चेंज, तो आपको डेटा साइंस सीखना ही चाहिए। आप खुद नहीं कर पाओगे, एक सर्टिफिकेशन रहेगा, एक फाउंडेशन रहेगा एग्जाम का, तो आप डेफिनेटली बेटर कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा हमने सीखा कि डेटा साइंस में किस किस तरह के एल्गोरिदम्स है, वो सारा मैंने आपको बताया। एंड वो सारा एल्गोरिदम्स हमारे कोर्स में कवर्ड है। जो नहीं भी कवर्ड वो हम अलग से करवाएंगे। एंड सूटेबिलिटी क्या है अलग अलग तरह के लोगों के लिए, जो सीएफए कर रहे हैं, एफआरएम कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, हर एक सर्टिफिकेशन के साथ जेल करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली सर्टिफिकेशन फाइनेंस का ही है। राइट, और आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चाहिए, हाँ, बट अगर आपका थोड़ा सा स्टैट्स का आइडिया हो, फाइनेंस का आइडिया हो, तो आप बेटर समझ पाओगे। नहीं भी है तो हम लोग प्राइमर्स हर एक चीज के प्रोवाइड करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू टू रेज योर हैंड्स। तो मैं आपको अनम्यूट का राइट दूंगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। कोर्स कब स्टार्ट होने वाला है? कोर्स जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है, जनवरी के फर्स्ट वीक में। राइट, किसी का क्वेश्चन है क्या क्रेडिट रिस्क इसके अंदर कवर्ड हो जाएगा? बहुत अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। हम लोगों ने उस कोर्स को मर्ज कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली क्रेडिट रिस्क में है क्या, जैसे मैंने बताया, डेटा एनालिटिक्स ही है। तो हम लोग क्रेडिट रिस्क के पूरे केस स्टडीज कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो आपको अलग से कोई क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग का कोर्स करने का जरूरत नहीं है। राइट, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? राहुल हैज अ क्वेश्चन। राहुल, यस, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया राहुल। अच्छा, किसी का क्वेश्चन आया है क्या क्रेडिट रिस्क बिल्कुल ए टू जी कवर होगा? देखो, डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट क्रेडिट रिस्क का पूरा कवर्ड होगा। जो लोग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग के लिए अलग से एनरोल किए हुए हैं, उनको ऑब्वियसली क्रेडिट रिस्क का पूरा बैकग्राउंड क्लासेस मिलेगा ही। वो होगा अच्छा खासा 30 आवर्स का, 40 आवर्स का, वो इसमें कवर्ड नहीं होगा। बट हाँ, किसी को अगर क्रेडिट रिस्क स्टार्ट करना है और वो चाहता है यार मैं एक ही कोर्स से स्टार्ट करूं, तो इस कोर्स में आपका एक डिसेंट लेवल का क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कवर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। राहुल, you can ask your question now. Sir, I have actually missed some of the part of this session and even the last session. So recorded session कहीं पे हम लोग देख सकते हैं क्या? So that हाँ, रिकॉर्डेड सेक्शंस हमारे सारे वेबिनार सेक्शन में अगर आप जाओगे वेबसाइट में, पास्ट वेबिनार्स में सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, okay, thank you, sir. नेक्स्ट कमल हैज अ क्वेश्चन। यस कमल। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो as I am the student of CFA level 2. तो सर मैंने आपकी मशीन लर्निंग की क्लासेस ली थी।
इसमें क्वांट में है ना, अपने क्वांट में। तो क्या हुआ था कि मुझे बिग डेटा तो मेरे को थोड़ा इजी लगा था, लेकिन आपकी मशीन लर्निंग की क्लासेस थी, 8 क्लासेस थी, तो मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, ये मेरे को थोड़ा टफ ठीक है। लगा था वो। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मतलब और टॉपिक्स मैंने कर लिए, सारे क्लासेस ले ली, तो मेरे को इतना कुछ टफ नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा मशीन क्वांट से मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी है, तो मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको डेटा एनालिटिक्स, देखो मशीन लर्निंग डेटा साइंस सीखना ही पड़ेगा। वो तो वही बात हो गई कि आज की डेट में मुझे बताओ, जो लोग कोडिंग किए, जो लोग कोडिंग स्टार्ट किए 2008 में 2010 में, ऑब्वियसली दे आर मिलियनर्स नाउ, राइट? कितनी अच्छी अच्छी राइट। एप्लीकेशंस आई है। अगर नहीं करते तो आप वही उस तरह की जॉब कर रहे हो, प्लेन वनीला। तो अगर आप एफर्ट करने के लिए रेडी हो, हम लोग आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में टूल्स देने वाले हैं, प्राइमर्स देने वाले हैं। जो मेरा मशीन लर्निंग का क्लासेस था CFA लेवल 2 में, ऑब्वियसली वहां पे मैं वो प्राइमर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता, वहां ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकता, बट यहाँ पर वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो इन दैट केस, अगर इच्छा है, इच्छा चाहिए मुझे सिर्फ, ठीक है, थोड़ा सा इच्छा भी तो है सर। बैकग्राउंड है, थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है तो आप समझ पाओगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जब एग्जाम का प्रेशर रहता है ना राहुल, अभी CFA लेवल 2 में करोगे तो ही मशीन लर्निंग जितना भी डिफिकल्ट लग रहा हो, तो जब एग्जाम का प्रेशर रहेगा तो करोगे अच्छे से, जैसे मर्जी करना वो हो। तो है। तो वो तो एक राइट। बोलते ना, सोने पे सुहागा है कि मेरे को सीखना ही था, बट एक प्रेशर आ गया तो और अच्छे से सीख लिया। लेकिन सर जब मैंने क्वेश्चंस किए थे ना कोर के हम्म, और आपकी बुक के, तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगे थे। मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट मेरे जब को थोड़ा डिफिकल्ट लगा था। कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट इसलिए लगा बिकॉज जैसे उसमें PCA वगैरह दिया हुआ है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, मैं वहां पे उसकी ज्योमेट्री खोल के नहीं दिखा सकता ना कि अंदर में क्या एंगल्स का कंसेप्ट क्या होता है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है, लीनियर अलजेब्रा का क्या कंसेप्ट है, तो वो सब नहीं बता सकता। बट यहाँ पर तो वो चीज आप पहले सीखोगे, उसके बाद उस कंसेप्ट में जाओगे। एंड ओके। हर एक चीज के लिए हैंड्स ऑन होगा, वहां पे हैंड्स ऑन नहीं था। आप खुद जब एक्सेल में हैंड्स ऑन करोगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। राइट? हाँ। राइट। और सर मेरा एग्जाम फेब में है, तो मैं अभी बाद में भी रजिस्टर कर सकता हूँ ना उसके लिए? फिर मेरा एग्जाम भी फेब में आपको है, जो CFA अक्टूबर के का। लिए रजिस्टर करना है एग्जाम के लिए, एग्जाम इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन तो लेट स्टार्ट होगा, अप्रैल मई में। हमारा लाइव अच्छा। क्लासेस जो है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा जनवरी फर्स्ट वीक में। आप बाद में भी ले सकते हो, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरा भी फेब में है, तो अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। फेब के बाद कर लीजिएगा, नो इश्यूज। ओके। और इसमें पाइथन भी कवर है ना, पाइथन FDP कवर में? होगा पूरा। और ओके, पाइथन थैंक यू। खाली प्लेन वनीला करके मतलब नहीं है कि पाइथन सीख लिया कहीं से देख के। आपको उसका एप्लीकेशन सीखोगे तभी आपको मजा आएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चल इस वीकेंड में मैं पाइथन देखूंगा, पूरा देखना स्टार्ट करते हैं, संडे एंड तक उनका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज कोई एप्लीकेशन नहीं देखी और अल्टीमेटली कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुआ, भूल गए उसको। तो खाली पाइथन पढ़ने से कुछ नहीं, बिकॉज पाइथन तो बहुत वास्ट है ना। आपको एक कंटेक्स्ट में उसको पढ़ना होगा, एक एप्लीकेशन के साथ पढ़ना होगा जो यहाँ पे आप करोगे। ओके। तो ठीक इसका है। प्राइमर्स भी मिलेगा ना पाइथन का, मतलब हाँ बेसिक हाँ, नॉलेज पाइथन का पाइथन का? प्राइमर्स मिलेगा, यस। तो मुझको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है? नहीं लेने की जरूरत। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट, यश हैज अ क्वेश्चन। यस यश, टाइम कितना लगेगा कोर्स कंप्लीट करने में? 250 घंटे हमारे पढ़ाने में, और एक्स्ट्रा आपको मिनिमम 100 घंटे तो लगेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह के लिए, तो 350 घंटे। यस यश। Hi sir, I'm currently a computer science engineer and I have previously worked with PwC and Disney Plus Hotstar, ओके। and I just want to move to like quantitative finance and this high frequency trading. हम्म So what should my career progression? Like currently I was aiming to do FRM, हम्म and along with that should I pursue FDP or I should be going for quantitative finance? क्वांट फाइनेंस जो है ना, वो आपके लिए सूटेबल है, बट आपके लिए FDP भी सूटेबल है। बिकॉज क्वांट फाइनेंस आज की डेट में जो रिसेंट ट्रेंड्स है ना, वो भी डेटा एनालिटिक्स की तरफ जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट दूं, मैंने एक कोर्स किया हुआ है CQF करके, सर्टिफिकेट इन क्वांट फाइनेंस। उसमें 6 मॉड्यूल होते थे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आज की डेट में वो 3 मॉड्यूल मशीन लर्निंग के ऊपर है। मतलब क्वांट फाइनेंस इज आल्सो अल्टीमेटली मर्जिंग इनटू डेटा एनालिटिक्स, राइट? तो डेटा प्रोफेशनल मेरे ख्याल से आपके लिए पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए, क्वांट फाइनेंस शुड बी अ सेकंड प्रायोरिटी। बट सर जो बेसिकली जो फर्म्स होती हैं जैसे ग्रेविटॉन हो गई या टावर रिसर्च हो गई, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर डील करती हैं। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए भी आपको दोनों चाहिए, क्वांट फाइनेंस भी चाहिए और डेटा एनालिटिक्स भी चाहिए। एल्गो ट्रेडिंग के लिए भी आपको दोनों चाहिए, क्वांट फाइनेंस भी चाहिए और डेटा एनालिटिक्स भी चाहिए, मतलब मशीन लर्निंग भी चाहिए। दोनों तो सर गोज हैंड इन हैंड। अगर आपको कोर, मतलब आपको मॉडल्स बनाने हैं कि हाँ मैं ट्रेड्स को डिजाइन करूंगा, तो आपको क्वांट फाइनेंस भी करना पड़ेगा। ओके सर। एंड सर मुझे FRM करना चाहिए, CFA करना चाहिए? अगर आपका इस लाइन में इंटरेस्ट है तो FRM करना चाहिए।
ओके जो सर आपने अभी बोला उस सब में आपको एफआरएम करना चाहिए, बिकॉज क्वांट फाइनेंस एफआरएम के साथ लिंक करेगा, सीएफए के साथ नहीं करेगा। ओके सर, मतलब सर मुझे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की तरफ जाना है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे एग्जीक्यूट होती है। हाँ, खाली हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड मत बोलो, हाई फ्रीक्वेंसी के अलावा मशीन लर्निंग बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी बहुत बन रही है आज, हाँ हाँ सर। ठीक है ना। उसमें भी क्या हाई फ्रीक्वेंसी की, तो मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम बिठा दिया, वो बाय सेल सिग्नल्स दे रहा है एंड मशीन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। हाँ सर यही होता है बेसिकली। हाँ, तो अल्टीमेटली दैट इज आल्सो दैट आल्सो इन्वॉल्व्स मशीन लर्निंग एज वेल। ओके सर, तो सर बेसिकली आई शुड बी गोइंग फॉर एफआरएम प्लस एफडीपी कॉम्बो राइट नाउ। यस यस। और सर इसमें अलग क्या होता है, जैसे जो क्वांट फाइनेंस बूट कैंप है और एफडीपी में, तो उसमें सिमिलैरिटी काफी है या नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। अच्छा सर, ओके, हम्म, थैंक ठीक यू है। सर। जो का क्वेश्चन है कि आपका एग्जिस्टिंग बूट कैंप इन डेटा साइंस का जो कोर्स है, अगर आप पिक्स टू टेल्स के साथ कर रहे हो, कैसे कन्वर्ट करें एफडीपी में। ऑटोमेटिकली जो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपका बूट कैंप इन मशीन लर्निंग की जगह वहां पे एफडीपी दिखेगा, फाइनेंस डेटा प्रोफेशनल। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अंकित हैज अ क्वेश्चन। यस अंकित, हेलो। 1 second. Yes Ankit, you can unmute yourself. या हेलो सर। सर बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट सर, सर मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये, मतलब इसमें, मतलब ये जो आपने मतलब दिखाया सब मेरे को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। सो आई मीन, आपका एंड बैकग्राउंड क्या है? सर आई एम करेंटली ये CFA लेवल 2 कैंडिडेट एंड हम्म, टेकिंग क्लासेस फ्रॉम द संजय सर। आपको पहली बात है, मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करी तो वो डेफिनेटली डिफिकल्ट लग रही होगी, बिकॉज मैंने पढ़ाया कहाँ है अभी। मैं तो आज कंटेक्स्ट दे रहा था कि क्या क्या चीजें होती है। सेकेंडली, अगर आपको डिफिकल्टी से डर लगता है देन आपको बिल्कुल एफडीपी नहीं करना चाहिए, बिकॉज डिफिकल्टी आएगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी इन द सेंस आपको सीखना पड़ेगा नई चीजें। डिफिकल्टी से डर लग के तो कुछ नहीं होगा। अगर लाइफ में कुछ सीखना है तो आपको थोड़ा सा तो शुरू में चैलेंजिंग लगने वाला है ये अंकित। आप सर जैसे सीएफए आपने लेवल 2 बोला पढ़ कि रहे हो। ये हाँ, एल्गोरिदम्स वगैरह, तो सर ये तो सर हमने कभी कभी मतलब लाइफ में मतलब था ही क्या नहीं। बोल रहे हो तुम? सीएफए लेवल 2 में सारे के सारे एल्गोरिदम कवर्ड है। हैव यू स्टडीड सीएफए लेवल 2 का क्वांट्स? सर मैं अभी मतलब रेगुलेशन जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, हाँ, तो अभी सब 1 कुछ आप वीक में। पढ़ोगे, और ना भी पढ़ाओ तो यहाँ पे तो कवर होगा ही। जब सीएफए लेवल 2 में रिग्रेशन वगैरह पढ़ोगे तो क्या आप सीएफए लेवल 2 नहीं दोगे कि मुझे डिफिकल्ट लग रहा है? दोगे नहीं नहीं ना? सर, वो सर जो मतलब जिस तरीके से सर एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, वो मतलब समझ में आ रहा है। हम्म, द थिंग इज सर, ये जो कंप्यूटर एल्गोरिदम सर जो आपने बोला, ये वो कंप्यूटर मतलब एल्गोरिदम मैंने ही सीएफए लेवल 2 में पढ़ाए हुए हैं। आप मेरी क्लासेस जब देखोगे वो आपको समझ में आएंगे। राइट नाउ यू आर सेइंग दिस बिकॉज आपने अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट आपको नहीं चाहिए, मतलब आपने सीएफए लेवल 2 नहीं भी किया हो, आप सीधा इस कोर्स में आएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आएगा। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है बिकॉज मैं कॉमर्स का हूँ, देन आप उसी में रहिए। आपको नहीं करना चाहिए कोई और प्रोग्राम, बिकॉज फिर आपको डेटा साइंस में कोई अच्छा रोल्स नहीं मिलने वाले। आपको वही प्लेन वनीला रोल्स मिलेंगे, बैकएंड का काम मिलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रियलिटी। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप एफडीपी करो, बट आपको डेटा साइंस तो फ्यूचर में सीखना ही पड़ेगा अंकित। ओके सर। हम्म, ओके। और सर मैं ये देख रहा था कि सर लोग लोग मतलब जैसे CFA के साथ CA करके सर ये मतलब बनते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। उसका तो कोई सर वो वैल्यू क्या नहीं है होता है? इंडिया में। सर वो क्या है नहीं, सर? उसका मेरा वेबिनार का फोकस नहीं है, बट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू नहीं है, तभी तो सीआईए इतना फेमस नहीं हो पाया। ओके। हम्म, ओके सर। ओके सर। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगता जब कोई बोलता है कि डिफिकल्ट लग रहा है। अरे कोई चीज नहीं होगी तो वो डिफिकल्ट लगेगी ना। नाउ सत्य प्रिय जो मेरे पार्टनर है वो आईआईटी में थे, तो जब आईआईटी के फर्स्ट ईयर में गए होंगे वो ये बोलेंगे मुझे डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए मैं आईआईटी नहीं करूंगा। कोई चीज न्यू होती है तो डिफिकल्ट लगती है आपको, बट यू हैव टू गिव टाइम टू इट। अभी तो मैंने सिर्फ 1 घंटे में डिस्क्राइब किया है क्या क्या चीजें हैं। क्या मैंने आपको बोल दिया कि सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए? नो। सो यू हैव टू टेक समथिंग एज चैलेंज, एंड आपको ये समझना होगा कि बहुत सारी चीजें आप लाइफ में पहली बार करोगे, आपको डिफिकल्ट लगेंगी, बट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। यू कैनॉट जस्ट सिट कि नहीं मेरे को तो सिंपल चीजें करनी है। सिंपल चीजें करनी है तो आप अकाउंटिंग करो, ऑडिट करो, दैट इज सिंपल, सबको समझ में आता है। राइट। नेक्स्ट, भाव्या हैज अ क्वेश्चन। यस भाव्या। Sir, hello, sir. यस। Sir, currently I am FRM Part 2 student. My exam is in May 2022.
सर व्हाट शुड बी माय टाइमलाइन फॉर एफडीपी? लाइक मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अक्टूबर में प्रिपेयर कर पाऊंगी। बहुत आराम से कर पाओगे बिकॉज भावे आप एफआरएम पार्ट 2 में जब पढ़ोगे ना, आपका सिंस एफआरएम पार्ट 1 पार्ट 2 होगा तो आपके पास एक बैकग्राउंड भी रहेगा, ठीक है, बिकॉज पार्ट 2 में भी मेरी मशीन लर्निंग की अराउंड 13-14 क्लासेस हैं, तो एक बैकग्राउंड रहेगा, साथ में आप एफडीपी करोगे तो आपका एफआरएम पार्ट 2 तो मई में निपट जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे 5 महीने? आप डेफिनेटली अक्टूबर में क्या कर सकते हो, एफडीपी के लिए अपियर कर पाओगे। इज 5 months sufficient? 5 months सफिशिएंट है आपके लिए बिकॉज आपका एक बैकग्राउंड है और आपका पार्ट 2 करने के बाद और बैकग्राउंड बन जाएगा। अगर कोई बिल्कुल ऐसा पर्सन बोलता कि यार मैंने आज तक स्टैट्स भी नहीं पढ़ा, आज तक फाइनेंस भी नहीं पढ़ा, आज तक मशीन लर्निंग को देखा भी नहीं, उसके लिए मैं बोलूंगा अभी से स्टार्ट करो, अक्टूबर में दो। बट आपका सिंस बैकग्राउंड ऑलरेडी है, फाइनेंस का भी है, आपका मशीन लर्निंग का बन जाएगा, जब आप पार्ट 2 का क्लासेस करोगे तो आप आराम से स्टार्ट करोगे मई के बाद, तो आपका अक्टूबर के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, Okay sir. अनडाउटेडली आराम से हो जाएगा। Okay sir. नेक्स्ट पृथ्वी हैज अ क्वेश्चन। यस पृथ्वी। Hello, sir. Yes. I am a level 2 student right now and a CFA level 2 student, and my exam is due in February. Mhm. So my question was कि level 2 देने के बाद I have to sit for level 3, right? And उसका अगर FDP साथ में like सब mix up तो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना? अगर आप फेब के बाद ही लेवल 3 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, एफडीपी की भी सीएफए लेवल 3 की भी, तो आप दोनों साथ में दे पाओगे बिकॉज एफडीपी अक्टूबर में खत्म होगा और सीएफए लेवल 3 तो आपका दिसंबर में होगा, राइट? तो आपके पास हाँ एक अच्छा खासा गैप रहेगा। सेकेंडली हैविंग सेड दैट, आपका भी एक बैकग्राउंड है बिकॉज आपने मेरी भी मशीन लर्निंग की क्लासेस की होंगी सीएफए लेवल 2 में, तो आपका एक बैकग्राउंड है मशीन लर्निंग के ऊपर, या बन जाएगा अगर आपने अभी नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि आपका मेच्योरिटी लेवल नहीं है। तो आप अक्टूबर में एफडीपी देके उसके बाद आपके पास नवंबर फ्री रहा, पूरा अक्टूबर का मिड फ्री रहेगा, आप दिसंबर में सीएफए लेवल 3 दे पाओगे अगर आप दोनों चीजें अभी से स्टार्ट करोगे तो। सर लाइक टाइम क्लैश तो नहीं होगा ना? टाइम क्लैश तो बिल्कुल होगा ही नहीं बिकॉज जैसे मैंने बोला एफडीपी आपका अक्टूबर में है और सीएफए लेवल 3 आपका दिसंबर में होने वाला है। Okay, and like if I'm doing job simultaneously तो तीनों मैनेज हो जाएगा क्या? जॉब का L3 का स्टडी इन FDP का? जॉब के साथ डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तब आपको एफडीपी फिर अगले साल देना चाहिए 2023 में। Okay, that was my question. Yeah, thank you, sir. ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग अभी सीएफए स्टार्ट कर रहे होंगे, एफआरएम स्टार्ट कर रहे होंगे, तो प्लीज कीप दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं। वही एटीट्यूड लेके आपको एफडीपी में आना है कि हाँ मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। एफडीपी में कोई हाई फाई मैथ्स नहीं है, यहाँ तो फाइनेंस ओरिएंटेशन है, यहाँ पर आप कोई इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स थोड़ा ना करने वाले हो। बट यस, थोड़ा तो मैथ्स आएगा, थोड़ा स्टैट्स आएगा, उसके लिए प्राइमर्स रहेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली। और उसके अलावा हर एक चीज को एक्सेल में दिखाने का पर्पस ही क्या है, ताकि आप वो इक्वेशंस को, अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस आ भी रही है, आप उसको हैंड्स ऑन के थ्रू समझ सको। ठीक है, कमल का क्या क्वेश्चन है, कैन आई डू एफडीपी फर्स्ट एंड देन लेवल 3? यस कमल, वो आपका कॉल है, बट अगर आप फ्री है फुल टाइम तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं एफडीपी भी और सीएफए लेवल 3 भी। इन दैट केस सीएफए लेवल 3 आपका दिसंबर में होगा, एफडीपी आपका अक्टूबर में होगा, राइट? वेबिनार की वीडियो कहाँ अपलोड होगी, मैंने खोल रखा है सामने रोहन, peaks2tails.com पे अगर आप जाओगे, आप वेबिनार सेक्शन में पास्ट वेबिनार में जाओगे, आपको सारा वेबिनार मिलेगा, आप किसी पे भी क्लिक करोगे उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी एनरोल करना है तो वो इस डिस्काउंट कोड को लिख सकता है 11QSI अगर आपको 1 ईयर का एक्सेस चाहिए, या 0445L अगर आपको लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए। ठीक है, एक सिस्टम पे चलेगा और एक मोबाइल एप्लीकेशन में चलेगा, विंडोज में भी आपकी क्लासेस चलेंगी, मैक में भी आपकी क्लासेस चलेंगी। सारा डिक्टेटेड नोट्स जैसे हमारा एफआरएम में सीएफए में स्टाइल है वैसे पढ़ाया जाएगा। 200 to 250 आवर्स का वीडियोस रहेगा, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल आपको कुरियर किया जाएगा, और हर एक चीज के ऊपर हमारा पाइथन इंप्लीमेंटेशन भी होने वाला है ऑन एवरी टॉपिक, एवरी एल्गोरिदम। बट किसी का पाइथन का बैकग्राउंड नहीं है, किसी का फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, किसी का स्टैट्स का बैकग्राउंड नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी, वी विल बी गिविंग यू प्राइमर्स। बट अगर बैकग्राउंड है या आप करने वाले हैं सीएफए या एफआरएम या सीए, तो रेकमेंडेड है सीएफए L1 के बाद करो एटलीस्ट,
FRM पार्ट 1 के बाद करो एटलीस्ट, CA इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद करो एटलीस्ट। यश का क्वेश्चन है, आई विल बी गिविंग पार्ट 1 इन May 2022। तो यश आप उसके बाद FTP स्टार्ट कर सकते हो, एंड सिंस आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड रहेगा, स्टैटिस्टिक्स का भी बैकग्राउंड रहेगा, तो आप अक्टूबर में पढ़ पाओगे अगर आप फुल टाइम फ्री हो। यश, अगर आप फुल टाइम फ्री हो तो आपका 5 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट यश? बट अगर फुल टाइम फ्री नहीं हो, वर्किंग हो, देन इट इज रिकमेंडेड कि आप अक्टूबर की जगह अप्रैल में अटेम्प्ट दोगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन अगर किसी को चाहिए होगा तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ या बोल देता हूँ एक बारी, 9780564549, 9780564549। ठीक है, क्या FDP मॉडल वैलिडेशन में हेल्प करेगा? यस, मॉडल डेवलपमेंट एज वेल एज मॉडल वैलिडेशन, बिकॉज वर्तमान बहुत सारे जो चैप्टर्स है ना वो मॉडल इवैल्यूएशन के ऊपर ही है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के ऊपर। तो आपका मॉडल चैलेंजर का रोल हो, मॉडल चैंपियन का रोल हो, मॉडल वैलिडेशन का रोल हो, मॉडल डेवलपर का रोल हो, सब में आपका FDP हेल्प करेगा। ठीक है, और एक सर्टिफिकेशन आने से, वो भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन, वो भी CAIA जैसा, क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड आप समझो आपका CV इतना ब्रिलियंट होने वाला है ना, बिकॉज FDP का सर्टिफिकेशन तो है ही। हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करेंगे स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर, क्रेडिट रिस्क के ऊपर, वो सारे प्रोजेक्ट्स को आप लाइन बाय लाइन आइटम CV में लिखोगे। तो किसी का अगर कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तब भी आप वो प्रोजेक्ट्स को सारे लाइन में लिखोगे तो आपका CV भरा भरा लगेगा कि आपने एक्चुअल में कोई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। एंड कभी भी आप उसका एक्सेल शीट या पाइथन फाइल्स तो दिखा ही सकते हो ना एम्प्लॉयर को। ठीक है, गौरव हैज अ क्वेश्चन। यस गौरव। गौरव, कैन यू हियर मी? Hello. हाँ बोलिए गौरव। Sir, I have appeared for FRM Part 2 this December. Now, आपका FRM Part 2 के बाद suggestion था कि we need to learn some language like Python and R. So, should I go for this particular course? I am a working professional. हाँ, आपका पाइथन तो कवर हो ही जाएगा ना इसमें। और जैसे मैंने बोला, पाइथन खाली सिंपल सीख के कोई फायदा नहीं है, जनरल पाइथन सीख के फायदा नहीं है। आप एप्लीकेशन के साथ सीखोगे तो आपको मन भी करेगा, मोटिवेशन भी आएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम आप उसको ज्यादा बेटर से समझ पाओगे बिकॉज आप एप्लीकेशंस को साथ में देख रहे हो। And secondly, sir, means this certificate जो आप अपना इंस्टीट्यूट का प्रोवाइड करेंगे, हाँ, we can appear for this certificate means prior to October also. हमारा जो देखो, हमारा जैसी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेक्टेड अराउंड अगस्त एंड, तो उस केस में हमारा सर्टिफिकेशन ओपन रहने वाला है। आप कभी भी लो ऑन मतलब ऑन अ टाइमलाइन बेसिस, यू कैन टेक इट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। कोई पर्टिकुलर डे पे हमारा एग्जाम नहीं होगा। आप वो 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपका मार्क्स अगर एज पर द एक्सपेक्टेशंस आया जो हमने थ्रेशोल्ड रखा होगा, तो उस केस में आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। तो देयर इज नो टाइमलाइन। हमारा जैसी कोर्स कंप्लीट होगा, हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कोर्स कंप्लीट होना, ताकि आप तभी एग्जाम के लिए बैठ पाओ। हम उसके बाद अगले दिन से ही विंडो खोल देंगे एग्जाम का। Okay, means sir FRM Part 2 भी complete हो जाएगा and then this certificate will also get complete. Yes, yes, yes. Okay, thank you, sir. Yeah, okay. ड्यूरेशन जैसे मैंने बोला 200 से लेकर 250 आवर्स, राइट? तो ठीक है, और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं बिकॉज काफी सारे लोग इसको वीडियोस में सुनेंगे। डेफिनेटली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं तो मुझे एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, वी विल डिस्कस कि आपके पर्सनल सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और वेबसाइट में जाके आप कोर्स का डिटेल्स देख सकते हो एंड यू कैन हैव अ लुक। ये जो डिस्काउंट कोड है, अगर आपको एनरोल करना है तो आप लिख लीजिए, कल तक वैलिड रहने वाला है। 50% का रहेगा उसके बाद भी, बट जो एक्स्ट्रा 10% का है वो कल तक रहने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑन संडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। एंड अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स वगैरह ये वेबिनार को देखें, तो वेबिनार सेक्शन में जाके वो इस रिकॉर्डिंग को देख पाएंगे। आई विल बी अपलोडिंग इट टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।